हम कल सेक्शन क्रिएट कर रहे थे व्हाट वी मेक का। इसमें मैंने बेसिक ग्रिड का जो लेआउट है वो क्रिएट किया था। आज मैं ये टाइटल भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, ये सब टाइटल पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ। एंड देन जो बाकी मैंने एक बेस स्ट्रक्चर बनाया है उसको मजीद हम अपग्रेड भी कर लेते हैं। प्लस जो रेफरेंस है हमारा बूटस्ट्रैप, ये है जी हमारा ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक साइड बाय साइड जो मेन कॉन्सेप्ट लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बूटस्ट्रैप पे स्विच करें तो आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो। ये आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा देख लेना है, इसी के ऊपर बेस करके ही हम अपना जो ये लेआउट है ये बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। कल जो मैंने बेसिक लेआउट क्रिएट किया था उसमें मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया था एंड देन इसके अंदर कंटेनर, जैसे हम पहले दो सेक्शन को क्रिएट कर चुके हैं, इंट्रो सेक्शन और उसके बाद द रेस्टोरेंट का जो सेक्शन है उसमें हमने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया। जितनी भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ इसका एक सीक्वेंस है, सिमेटिक कोडिंग बोलते हैं इसको। ये आप लोगों ने मेंटेन करनी है कि जब आप कोडिंग करने बैठोगे तो आपने इसी हियरार्की को फॉलो करना है। जितने भी आप लोगों के डिजाइन में डिफरेंट मल्टीपल सेक्शंस होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले सेक्शन का टैग लगाना है। ये जो कंटेंट के सेक्शन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इसकी, अगर आप इसको बिल्ड कर रहे हैं, हेडर को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपने हेडर का टैग यूज करना है। इसी तरह से अगर आप फुटर को बिल्ड कर रहे हैं तो यू नीड टू यूज द फुटर टैग। तो इस चीज को आपने अलग अलग रखना है, मिक्सअप नहीं करना। सेक्शन के टैग में फुटर का टैग नहीं आएगा, बल्कि फुटर का टैग स्टैंड अलोन अलग से पूरा कंप्लीट टैग होगा, जैसे हेडर का टैग। जैसे हमने हेडर का कंपोनेंट बनाया, हेडर का एलिमेंट बनाया, हेडर का मॉड्यूल बनाया, एक स्ट्रक्चर हमने लेआउट रेडी किया, तो उसी पैटर्न पे ही हम फुटर का लेआउट बनाएंगे और वो सेक्शन के टैग में नहीं होगा। सेक्शन के टैग जो ये वाला हमारा पैटर्न चल रहा है ना, जो ये एरिया है हमारा, जैसे इंट्रो सेक्शन है, रेस्टोरेंट का सेक्शन है, व्हाट वी मेक का सेक्शन है, तो ये हम सेक्शन के टैग में रखेंगे। सेक्शन मतलब सेक्शन के टैग में रखेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन बनाना है, क्रिएट करना है हमने, तो इट मीन्स कि हमने आप लोगों को फौरी तौर पे, क्विकली तौर पे इस चीज़ को गेट करना है, ग्रैब करना है अपने कोडिंग का जो आपका स्ट्रक्चर है उसके साथ। आपने इस पैटर्न पे आप लिख रहे हो उन चीज़ों को, आपने इस चीज़ को समझना है कि ये बात की जा रही है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्शन टैग। HTML का जो सेक्शन का टैग है उसमें आपने इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। एंड देन उसके अंदर जो हम बेसिक हियरार्की हर सेक्शन में तकरीबन ऑलमोस्ट जितना भी अभी तक हमने काम किया है, एक बेसिक लेआउट हम लेके चल रहे हैं कि सेक्शन के टैग में हमारा जो नेक्स्ट डिव होता है उसको हम कंटेनर का डिव देते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी डिजाइन है वो एक खास किस्म की विड्थ के अंदर है। और जो एक्सटेंडेड विड्थ हम फॉलो कर रहे हैं राइट नाउ और मोस्टली एक्सटेंडेड स्क्रीन, वो है 1320 पिक्सल की। तो हमने मैक्स विड्थ 1320 रखी है, उसकी 1320 मैक्स विड्थ रखी है कंटेनर की, जो हमने कस्टम CSS डिफाइन की है। उसके अंदर हम लोग इसको ऐड कर दिया है इस वैल्यू को, और सेंटर अलाइन करने के लिए MX ऑटो कर दिया सेंटर अलाइन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं MX ऑटो खत्म करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, सब लेफ्ट चला गया, ठीक है। इसको मैंने सेंटर लाइन खत्म किया, जबकि ये सेंटर लाइन ही MX ऑटो, ये भी सेंटर लाइन है, इसलिए सेंटर में नजर आ रहा है। इसलिए तरह से हमारा हेडर का जो कंपोनेंट है वो भी सेंटर लाइन किया हुआ है हमने MX ऑटो करके। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है आपका सेंटर अलाइन इसलिए हो रहा है। ये किसी यहाँ से गाइडलाइन कहाँ से मिल रही है, हमें डिजाइन से गाइडलाइन, और डिजाइनर ने खास किस्म की विड्थ के अंदर ही सारा काम किया, स्पेसिफिक विड्थ के अंदर उसने तमाम कंटेंट के एलिमेंट, कंटेंट, दिस इज कंटेंट, और ये आपका इमेज जो हो गया, ये भी आपका पार्ट हो जाएगा इन केस, इस केस में आपका कंटेंट कंसिडर होगा। इसी तरह से अब हम जो ये स्ट्रक्चर लेआउट हमने रेडी किया है ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए, हम ये टाइटल ऐड कर लेते हैं और ये हम ऐड कर लेते हैं पैराग्राफ। ये मैं रिवर्ट करता हूँ, MX ऑटो रिवर्ट कर देता हूँ एंड देन अब जब मैं इसे रीलोड करूंगा तो वो सेंटर लाइन, तो ये क्या कर रहा है आपकी लेफ्ट से और राइट से सेंटर अलाइन करने में। और इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो है हमारी कौन सी वैल्यू है जी, ऑटो की। लेफ्ट एक्स एक्सिस जो है हमने मार्जिन दिया हुआ है ऑटो,
एक्सेस, लेफ्ट और राइट, और टॉप और बॉटम से हमने जीरो वैल्यू दी हुई है, उसमें हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने टारगेट करना था, कंटेनर को सेंटर अलाइन करना था, तो उसके लिए हमें CSS के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है मार्जिन जीरो और ऑटो करने की। जैसे ही हम मार्जिन जीरो ऑटो करते हैं तो वो दोनों साइड से जो एक स्टैंडर्ड विड्थ है वो उसको कंसिडर कर लेता है, स्पेसिंग को कंसिडर करके, और हमारे एलिमेंट को, हमारे कंटेनर को, हमारे HTML का जो भी कोई टैग हम यूज़ करें, H1 का टैग यूज़ करें, इमेज का टैग यूज़ करें, किसी भी केस में, अभी राइट नाउ मैं div को टारगेट कर रहा हूँ, तो div को टारगेट करने के लिए मैंने कंटेनर लगाया, मैक्स विड्थ दिया, उसका विड्थ 100% किया, और लेफ्ट और राइट से ऑटो किया। ओके, अब मैंने ऐड करना है जी रो। ये मैंने एक रो ऐड की थी कल, इसी को मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे div क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें कर लेता हूँ मैं क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर की। टेक्स्ट सेंटर एक जेनेरिक क्लास मैंने लगाई है टेक्स्ट सेंटर की, और यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड करना है H2। H2 के अंदर आ जाएगा जी मेरा H2 का जो भी कंटेंट है विद माय डिजाइन व्हाट वी मेक, ये आ जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट मैंने चीज़ ऐड करनी है वो ये ऐड करनी है, कम एंड ईट वेल विद आवर डिलीशियस एंड हेल्दी फूड्स। इसके लिए मैं क्या करूंगा जी, पैराग्राफ का टैग मैं यूज करूंगा, और पैराग्राफ के टैग पे क्लास लगाऊंगा लीड की, LEAD, लीड की क्लास। ये इसको बोलते हैं यूटिलिटी क्लासेस, ये है जी यूटिलिटी क्लासेस। और ये रेफरेंस मैं लेकर आ रहा हूँ जी बूटस्ट्रैप से, क्योंकि अब आप लोगों ने नेक्स्ट बूटस्ट्रैप को ही टारगेट करना है। हमारे इसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर एक सेक्शन होता है लीड। लीड क्या करता है, आपके फॉन्ट साइज को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, प्रोमिनेंट कर देता है, हाईलाइट कर देता है, ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता है, जो हमने फॉन्ट साइज देना सीखा है कस्टम CSS के अंदर। तो ये लीड की जो क्लास है, क्योंकि अभी हम खुद से जेनेरिक CSS के अंदर कस्टम CSS में लिखेंगे, लेकिन जब आप इसको स्विच करोगे, बूटस्ट्रैप में जाओगे, तो आपको ये क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको इन क्लासेस का पता होना चाहिए, जो डिज़ाइन से आपके डिज़ाइन को भी फॉलो कर रहे हैं। खुद से नहीं अंधाधुन क्लासेस लगाते जाएंगे, बल्कि आप पहले डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को देखेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क फ्रॉम द चैट GPT एज वेल। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही ना, मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, एंड गो टू द चैट GPT, पेस्ट, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आई नीड to use Bootstrap class for this paragraph with having increased font size, increase help me to provide the built-in CSS class। ये सारा काम उर्दू में भी कर सकते हैं, बेहतर ये इंग्लिश में करें। अगर आप IT सेक्टर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इंग्लिश सीख लें, वरना फिर IT सेक्टर आपको निकाल के बाहर, ठीक है। वैसे तो चैट GPT आ गया आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपने स्ट्रॉन्ग करें। मैं एंटर करता हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने यहाँ कौन सी बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है CSS की, तो ये मुझे गाइड कर देगा, ये भी है। दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो FS डैशबोर्ड, फॉन्ट साइज डैशबोर्ड, F स्टैंड फॉर फॉन्ट, S स्टैंड फॉर साइज, डैशबोर्ड एक खास किस्म के फॉन्ट साइज को, क्योंकि उसको चैट GPT के पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसी के मुताबिक वो आंसर कर रहा होता है। हम उससे मजीद डिटेल में भी जा सकते हैं, जैसे मैंने एक क्लास आपको लीड की क्लास बताई, इसी तरह से मैं उसने मुझे एक और क्लास भी रिकमेंड कर दी, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप काम कर रहे होते मार्केट में, और मोस्टली काम ऐसे ही हो रहा है। ज़्यादातर काम जो डेवलपर्स कर रहे हैं वो इसी तरह से ही कर रहे हैं, जैसे मैंने भी आपके सामने एक सैम्पल आपको वेग करके दिखाया। हर चीज़ इतना ज़्यादा इस टाइम फ्रेमवर्क्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है डेवलपर के लिए कि सब चीज़ों की नॉलेज बैक वक्त उसके पास हो। तो वो क्या होगा, जब वो ऑन जॉब होगा या क्लाइंट के साथ काम कर रहा होगा या अपने किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा होगा, तो वो इसी तरह से AI टूल से हेल्प लेगा।
और अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो आप, जो कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप हेल्प लेके चैट जीपीटी से या एआई टूल से, जेमिनाई से, ग्रॉक से या डीप सीक से, इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर लेआउट को बना सकते हो। आपने बताना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, आपने प्रॉम्प्ट लिखने का हुनर आपने सीखना है। दिस इज ऑल्सो एज ए स्किल। आजकल राइट नाउ जो ये प्रॉम्प्ट लिखने का स्किल है ना, ये भी आना चाहिए। बेशक आप उर्दू में ही लिखना सीखो स्टार्टिंग में, अगर आपको मसला हो रहा है। वैसे नेटफ्लिक्स की मूवीज देखा करें इंग्लिश वाली, हिंदी डब मूवीज ना देखा करें। हिंदी डब मूवीज देखने से दिमाग डंप हो जाता है, ये चीज थी। नेटफ्लिक्स का जो इंग्लिश वर्जन होता है ना, प्योर इंग्लिश जिसमें बोली जाए, वो देखा करें। सब्सक्रिप्शन ले लें तो बेहतर है। ली भी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यकीनन ली भी होंगी, आजकल तो बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर हो गया है। तो बाकी पायरेटेड मूवीज भी होती हैं नेटफ्लिक्स की, इंग्लिश वाली, वो देखा करें। उससे आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, हाईली रिकमेंडेड। और दूसरा जो है वो अरबी ज़रूर सीखें। अच्छा ये अभी लिख रहे हैं ना, अभी तो हम कस्टम केसेस लिख रहे हैं, तो अभी हमें वही उसी पैटर्न पे ही हम क्लासेस लिख रहे हैं। तो जैसे ही हम स्विच करेंगे बूटस्ट्रैप में, तो हमें बहुत पहले से ही ऑलरेडी इन क्लासेस का बिहेवियर पता होगा कि इस क्लास के लगाने से क्या इफेक्ट होगा फ्रंट एंड पे, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं उसी पैटर्न पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बेहतर तरीका भी यही होता है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आपको अव्वल तो ऐसा क्लाइंट बहुत इस चीज़ को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती कि आपको क्लाइंट कहे कि आप कस्टम सीएसएस लिखने बैठो। नहीं, आजकल एआई का दौर है। आप डायरेक्ट अपना प्रॉम्प्ट लिखोगे कि यार ये वाला काम है मैंने और ऐसे करना है, और आपको लेआउट पूरा बना देगा। अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो टाइम टेकिंग टास्क। और जब एआई टूल से आप हेल्प ले रहे होते हो ना, तो वो पहली प्रेफरेंस आपको टेलमेंट के हवाले से बता रहा होता है कि एआई टूल्स में जितनी इन्फॉर्मेशन इस पर राइट नाउ है, वो आपको टेलमेंट फ्रेमवर्क यूज करने के लिए रिकमेंड करेगा। क्यों? टेलमेंट इज द fastest and modern way to display the information on the web, अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, लेआउट क्रिएट करने के लिए। सेकेंडरी पे वो फिर बूटस्ट्रैप पे आ जाएगा, या फिर और कोई फ्रेमवर्क, जैसे फाउंडेशन का मैंने नाम बताया, पीको का मैंने नाम बताया, और भी बहुत सारे मल्टीपल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन कस्टम सीएसएस नॉट रिकमेंडेड होती है, बहुत टाइम टेकिंग होने की वजह से, ज़्यादा टाइम टेकिंग होने की वजह से, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिल गया है जो अच्छे पैसे दे रहा है और कस्टम सीएसएस लिखनी है आपने, तो आप लिख सकते हो। पता होना चाहिए आपको क्या, कैसे इन चीज़ों को आपने हैंडल करना है, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेशक आप पैटर्न टेलमेंट वाला और बूटस्ट्रैप वाला यूज़ करो, लेकिन लिखो कस्टम सीएसएस। डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट की, हमने क्लाइंट के मुताबिक ही आगे मूव ऑन करना होता है। अगर हम खुद से अपनी मर्जी करेंगे तो फिर वो जब क्रॉस चेक करेगा ना, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी जो कोड है चेक करेगा, तो वो कहेगा यार अब इसको रिवर्ट करो, चेंज करो, या फिर वो पे नहीं करेगा। आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जी मैंने क्लास लगा दी लीड की, और देन यहाँ पे मैं पुट ऑन करूँगा ये वाला जो कोड है, मेरा जो कंटेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, एक क्लास में और लगा देता हूँ बीजी सेकेंडरी के नाम से। जैसे मैंने कल एक क्लास लगाई थी बीजी प्राइमरी की, अब मैं क्लास लगाता हूँ बीजी सेकेंडरी की। डिफाइन नहीं की ये क्लासेस मैंने, टेक्स्ट सेंटर आई थिंक डिफाइन नहीं की, लीड की मैंने क्लास डिफाइन नहीं की, बीजी सेकेंडरी की क्लासेस वन बाय वन मैं डिफाइन करूंगा विद इन माय सीएसएस, और इसके अगेंस्ट में जाके सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करना शुरू कर दूंगा। मैं कंटेंट भी ऐड कर लेता हूँ। कंटेंट है जी हमारा ये वाला, और जी अब्दुल्ला ये मैंने कंटेंट ऐड करना है, आप मुझे हेल्प आउट करोगे मैं कैसे ऐड करूंगा इस कंटेंट? व्हाट वी मेक, ये आपने मुझे ऐड करवाना है यहाँ पे। हाँ करना है, जरा ऐड, मैंने जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है H2 के जो टैग मैंने लगाया है, लेकिन ऐड कैसे करें? बस हो गया डन। अब कह रहे हो कंफर्म है ये ओके डन है, या और भी कुछ चेंज करना है मैंने? 1 2 3 क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डिव? नहीं डिव नहीं लगाएंगे जी। अलीना क्या करना है मैंने यहाँ पे, और एक स्टेप और करना है। डिजाइन देख रही हैं आप, व्हाट वी मेक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट वी मेक एज इट इज। एक बेसिक चेंज करनी है मैंने यहाँ पे, जैसे मैं पिछले सेक्शन में करता चला आया हूँ, अब उसी चीज़ को मैंने रिपीटेडली यहाँ पे भी करना है। हिंट दे दिया मैंने बहुत। सेंटर लाइन करना है जी अबू बकर, स्पैन का टैग लगाना है। कोडिंग का ब्रेन ऑन कर लेना। यू आर फिटिंग इन द वेब डेवलपमेंट क्लास।
ओपन योर कोडिंग ब्रेन। इंस्टा का, रील्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, फेसबुक रील्स का दिमाग कर दें बंद और इसका कॉल कर लें ऑन। फिर आप लोगों को बोर्डिंग समझ आने लगेगी क्या बात है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या, ठीक है। चले, ये जगाने के लिए होती हैं बातें, जरा जाग लें, अलर्ट हो जाए। 1-2 घंटे का सेशन होता है हमारा वीक, दो दफ़ा, बाकी 5 दिन चल मार रहे होते हैं, ठीक है? और रोज़ मुझे मिले तो मैं तो सेट कर दूँगा, ये तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस है। चलें जी, ठीक है। यहाँ अब हम बाउंड भी है ना, बाउंड किया हुआ नेक्स्ट स्किल वालों ने कि नहीं भाई 2 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लेनी और वीकेंड पे लेनी क्लास। चलें जी, गुड हो गया। चलिए व्हाट वी मेक लगा दिया मैंने। नेक्स्ट है जी, मैंने कंटेंट ऐड करना है फॉर द लीड एंड फॉर लीड आई नीड टू कॉपी दिस कोड। ये मैंने कर दिया जी, कंटेंट पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ मैं क्लासेस डिफाइन करने लगा हूँ लीड की और टेक्स्ट सेंटर की विद इन माय जेनेरिक सीएसएस ब्लॉक। Within my generic CSS block, I am going to define 2 classes, one for text center and the second for the lead, and the third for the BG secondary. जी, अब्दुल्ला, BG secondary डिफाइन करना है, बताइए क्या लिखूंगा मैं? BG secondary की क्लास लगानी है मैंने, यहाँ डिफाइन करनी है स्टाइल शीट में BG secondary की क्लास लगानी है। BG secondary अभी लगाई है ना मैंने सेक्शन के ऊपर, ये देखो BG secondary लगाई है, ठीक है? ये BG secondary, कल मैंने क्या लगाई थी क्लास, BG primary लगाई थी, ये देखिए अब BG primary कलर आ गया था। तो अब मैंने लगानी है BG secondary की क्लास, तो मैंने डिफाइन करना है उसको CSS के अंदर। हाउ विल आई प्रोसीड ऑन दिस, यू नीड टू हेल्प मी। जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, वहां पे आपने कोड लिखवाना शुरू करना है। डॉट BG secondary, आगे बताएंगे करना क्या है मैंने, यहाँ लिखना है बैकग्राउंड कलर, यहाँ क्या करना है मैंने, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहाँ क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, यस। आप बताइए नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर आएगा, यस। आगे इतनी देर में क्लाइंट ने नया रिसोर्स हायर कर लेना है अब्दुल्ला, इतनी देर में इतनी देर में नया रिसोर्स हायर कर लेना, स्पीड करना पड़ेगा काम, स्पीड अप करना पड़ेगा। जी बताइए, बताएं कैसे लिखूंगा मैं, आपने मुझे लिखवाना है कोड, मुझे लिखना नहीं आता, आपने कोड लिखवाना है मुझे। जी 1, ठीक है, आगे चलिए अल्लाह कलर लग गया। अच्छा जी, अब है जी टेक्स्ट सेंटर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आशी के पास। जी बच्चे, आशी आर यू लिसनिंग मी? जी टेक्स्ट जी जी सेंटर बताइए, मैंने डिफाइन कर दिया टेक्स्ट सेंटर, डिफाइन करने लगा हूँ मैं यहाँ पे, ये जेनेरिक चीज। अब आप मुझे बताएं, ये मैंने लगानी है क्लास टेक्स्ट सेंटर की, जी लिखवाएं और बताएं। यहाँ डॉट सेंटर, डॉट सेंटर, ये फिर कौन जी, और आर यू श्योर, कर्ली ब्रैकेट, आर यू श्योर डॉट सेंटर? फिर टेक्स्ट, दिखा दें एक दफ़ा मुझे वो। जी ये देखें मैंने क्लास लगाई है अभी आपके सामने, ये देखें, दिस इज द जी क्लास। टेक्स्ट सेंटर लगाएंगे। चलें जी, आगे बताएं, कर्ली ब्रैकेट, आगे बताइए। कलर, कलर, इसको अलाइन सेंटर करेंगे। अलाइन, क्या करेंगे? सेंटर, चल थैंक यू जी अब्दुल्ला। अब अबू बकर लीड की क्लास लगाएंगे, लीड डॉट लीड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, आगे बताएं क्या करना है, ये तो मुझे भी पता है।
फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। फॉन्ट साइज देखा ना डिजाइनर ने थोड़ा इंक्रीज रखा है फॉन्ट साइज, ये वाला इस नॉर्मल फॉन्ट से इंक्रीज है। और मुझे लीड का मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, इसमें भी फॉन्ट साइज इंक्रीज थी, दिस इज अ लीड पैराग्राफ। इट स्टैंड आउट फ्रॉम रेगुलर पैराग्राफ। रेगुलर पैराग्राफ से स्टैंड आउट करके प्रोमिनेंट करके नजर आ रहा है, वो है भी ऐसे, डिजाइन में भी ये किया हुआ है। तो इसके लिए आपने मुझे बताना है मैं कौन सी CSS की प्रॉपर्टी ऐड करूंगा यहाँ पे, फॉन्ट साइज की। ओके जी, फॉन्ट साइज क्या दूंगा मैं और किस तरह से दूंगा मैं, आपने मुझे बताना है, देना तो लिखना के जो आपने तरीका है ना वो मुझे बताना। कौन से यूनिट में दूंगा, कैसे लिखूंगा, किससे क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपने खोलना है, उस गैलेक्सी का गेटवे भी ओपन करना है। 500 जी अलीना एग्री करती हैं आप अबू बकर के साथ? ये तो काम खराब कर रहे हैं, खाई में गिर रही है गाड़ी जी। कोई व्यू पॉइंट है आपका इस मामले में, फॉन्ट साइज देने के मामले में? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? फॉन्ट साइजेस में काफी दफा मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ कल जब से मैंने काम स्टार्ट किया। आरईएम में देंगे, और आरईएम का ठीक आंसर है। अब आगे एक्सप्लेन करें, और क्या वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे, आरईएम में वैल्यू क्या देंगे? ये तो नहीं आएगी, ये तो पक्का हो गया। आरईएम में देंगे, ये जवाब ठीक है आपका, लेकिन वैल्यू क्या देंगे, किस बेसिस पे देंगे वो वैल्यू? 16 से देंगे। बेस यूनिट होगा जी हमारा 16। लेट सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लगाना चाह रहा हूँ 24, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। श्योर, दोबारा सोच लें जी अब्दुल्ला, कुछ याद आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे 16, डिवाइड करेंगे, बेस यूनिट पे डिवाइड करेंगे। दिस इज माय यूनिट व्हिच आई नीड टू यूज हियर, आरईएम। ठीक है, ये जब आप लोग कोडिंग करने बैठोगे ना ऐसे, मतलब लोग कहीं दीवाना हो गया, कम लगे, ठग गया, हिल गया दिमाग में, मम्मा पापा गए ये क्या काम पे लगा दिया टीचर ने, किस काम पे लगा दिया? ये है जी फॉन्ट साइज हमारा 1.5 मींस आई एम एबल टू डिस्प्ले द फॉन्ट साइज अराउंड 24 पिक्सल। ठीक है, दिस इज द 24 पिक्सल। व्हाट वी मेक, जो कल स्पैन का टैग हमने व्हाइट कलर में डिफाइन कर दिया है, अब हम ओवरऑल वेबसाइट में कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी सेक्शन हम इस पेज में डिफाइन कर रहे हैं, न्यू सेक्शन या नया पेज डिफाइन कर रहे हैं, और H2 के टैग के साथ हम कंबाइन करते हैं स्पैन को। स्पैन हम यूज कर रहे हैं फॉर चेंजिंग द कलर फॉर द फर्स्ट वर्ड व्हाट वी मेक में व्हाट का कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल अब वो एक हमने जेनेरिक सीएसएस में स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया है, जहां भी हम यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। इट्स अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ सीएसएस। सिंगल लाइन कोड से आप 50 पेजेस पे जाके हैंडल कर सकते हैं स्पैन के टैग को। ठीक है ना, 100 प्लस पेजेस पे, 2000 प्लस पेजेस पे, 10,000 प्लस पेजेस पे सीएसएस की लाइन एक ही रहेगी। जहां भी आप H2 के अंदर स्पैन का टैग यूज करोगे ऑटोमेटिकली वो व्हाइट कलर में चला जाएगा। लेट्स सपोज क्लाइंट आपको कहता है 10,000 पेजेस की वेबसाइट है, वो कहता है यार ये जो कलर आना है ना व्हाइट, जहां जहां H2 है उसमें जो स्पैन है ना व्हाइट, उसको आप कलर चेंज कर दो, रेड कर दो, ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो। जस्ट आप एक लाइन ऑफ कोड चेंज करोगे विद इन योर CSS एंड यू आर एबल टू अचीव दैट रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं जी, ये मैंने स्पेसिंग ऐड करनी है, व्हाट वी मेक के ऊपर स्पेसिंग ऐड करनी है, और यहाँ से ना नीचे मैंने स्पेसिंग ऐड करनी है। जी अब्दुल्ला से हम शुरू करते हैं जी। हाँ कहाँ करेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, करेंगे कहाँ पर? चलें आशी हेल्प करें बच्चे, अब्दुल्ला ने बता दिया पैडिंग इस्तेमाल करनी है, आशी बच्चे आप हेल्प करें, वो पैडिंग मैंने कहाँ भी यूज करनी है? क्या हुआ पैडिंग? जी बताइए। आवाज आपकी ब्रेक हो क्या आ रही है जी सर? मैं ये कह रहा हूँ डिजाइन में ना डिजाइनर ने स्पेसेस रखी हुई है, व्हाट वी मेक के यहाँ टॉप में स्पेस नजर आ रही है आपको, और यहाँ जी बॉटम में स्पेस नजर आ रही है। तो इसको अब्दुल्ला ने बताया कि हम पैडिंग से हैंडल कर सकते हैं, सही जवाब दिया जी उन्होंने। अब आपने मुझे वो बताना है मैंने पैडिंग ऐड कहाँ करनी है, यू नीड टू हेल्प मी आउट ऑन दिस। सर, ये यहाँ पे इसके हेडिंग के टैग में। हेडिंग के टैग में यहाँ पे, आर यू श्योर? नहीं जी नहीं अबू, नहीं, जी अबू बकर बताएं जी।
सेक्शन के टैग में बच्चे, सेक्शन के टैग में पैडिंग ऐड करेंगे। सेक्शन के टैग यहाँ पैडिंग यूज करेंगे। वो पिक्चर बाद में आ रही है और वो पता नहीं क्या हुआ नेट को कोई क्लियर बात नहीं आ रही, पहले पिक्चर आ रही है और बाद में वो आ रहा कोई है, बात इसलिए नहीं मुझे बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम हैविंग ऑनलाइन क्लास एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन साइट क्लास। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अक्सर ये मैंने पैडिंग ऐड करनी है, और पैडिंग क्यों ऐड करनी है और मार्जिन क्यों नहीं यूज करना, अलीना एक्सप्लेन करते हैं पैडिंग क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मार्जिन क्यों नहीं यूज कर रहा। अबू बकर ने क्वेश्चन किया एक, उसने कहा कि ये सर आप मार्जिन यूज कर लें, जान पड़ा पैडिंग ही क्यों, मार्जिन क्यों, एक्सप्लेन करेंगी अलीना। मुश्किल सवाल है, मुश्किल क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला एनीथिंग, ठीक हो गया बिल्कुल। लेट्स सपोज, अगर बिल्कुल सही जवाब दिया अब्दुल्ला ने। लेट्स सपोज डिजाइनर ने ना इस ग्रीन कलर और इस पिंक कलर के प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के दरमियान एक स्पेस दी हुई डिजाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डिजाइनर ने एक स्पेस दी हुई होती इस टॉप में और इस बॉटम में, ठीक, ये पिंक एंड ग्रीन। तो मैं क्या करता, मार्जिन यूज करता टू सेपरेट द सेक्शन, और वो मैं कर सकता था यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 rem सेव, तो वो स्पेस आ जाती है, ठीक है, आउटर सर स्पेस। ये फर्स्ट स्क्रीन वो स्टक हुई अब आई। जी बच्चे दोबारा बोलें, क्या कह रही। बस अब स्टार्ट हो गया है, वो पहले स्टक थी स्क्रीन। ओके ओके, चलें, गुड हो गया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो ये डिफरेंस क्या है जी, हमारा मार्जिन का डिफरेंस ये है कि अगर हमने कंटेनर के आउटसाइड सेक्शन के, यहाँ इस केस में सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन के, सेक्शन का टैग है, हेडर का टैग है, H2 का टैग है, H1 का टैग है, div का टैग है, कोई भी टैग है हमारा, अगर हमने उसकी आउटर स्पेसिंग देनी है तो हमने मार्जिन यूज करना है, और अगर हमने इंटरनल स्पेसिंग ऐड करनी है तो उसके लिए हमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। इसको मैंने कर दिया जी रिवर्ट, क्लियर हो गया। सो नाउ आई एम एबल टू, अब मैंने ये वाली स्पेसिंग ऐड करनी है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। मैं अगला स्टेप ये कर लेता हूँ, कल जो मैंने बनाई थी रो की, रो जो मैंने क्या किया था, मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और ये मैंने क्या किया था जी, एक रो लगाई थी, ठीक है। ये मेरी टेक्स्ट सेंटर की डिव है, ये जो अभी मैंने आज सेटल किया आके, ये व्हाट वी मेक और कम एंड ईट विद, ठीक है ना, ये डिव सेंटर में आ रहा है। इसके बाद एक और डिव है जो मैंने कल यूज की थी, उसमें मैंने जो पेरेंट क्लास है वो मैंने लगाई थी रो की, और उसके अंदर मैंने कॉल कार्ड, कॉलम कार्ड, कॉलम का शॉर्ट फॉर्म कॉलम यूज कर लिया मैंने, कॉलम कार्ड कार्ड कार्ड, क्योंकि 3 बनाने थे मैंने, तो मैंने एक को फाइनलाइज किया। और फाइनलाइज कैसे किया, उसमें मैंने इमेज को ऐड किया, H3 टाइटल रखा, पैराग्राफ रखा, और एंकर टैग रख दिया, ठीक है, फॉर लिंकिंग पर्पज। तो तमाम चारों एलिमेंट फिलअप करने के बाद जब मेरा एक डिव फाइनल हो गया कॉल कार्ड का, तो मैंने उसी को रेप्लिकेट कर लिया। एक चीज जब मैंने फाइनलाइज कर ली, और आप लोगों ने भी ऐसे ही अभी काम करना है अपने डिजाइन पे, जब आप एक कार्ड इस तरह रिपीटेडली कहीं पे आप लोगों को काम करना पड़ता है ना, कोई एक सेक्शन बना रहे हो, उसमें इस तरह के मल्टीपल सेक्शन आ रहे हैं सेम पैटर्न पे, तो आप लोगों ने एक एलिमेंट को, एक कार्ड को, एक ब्लॉक स्ट्रक्चर को रेडी कर लेना, और उसके अंदर जो जो एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट आपकी चीजें, वहां पे इमेज दिखाना है आपने, आपने टाइटल दिखाना है, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कोई लिंक या बटन दिखाना है आपने। तो जब आप ये तमाम चीजें फाइनलाइज कर लेंगे एक डिव के अंदर, देन फिर आप उसे रेप्लिकेट करोगे और सेकेंड या थर्ड या जितनी मल्टीपल टाइम आपने दिखानी है। तो आपका जब ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, हमने उसमें क्या किया, इसको हमने बिट्स के जरिए हैंडल कर लिया। पहले वाले को हमने डिस्क्रिप्ट, स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, स्टॉप प्रेजेंटिंग,
स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दिया। अच्छा, ये मैंने क्या किया जी, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। रो के अंदर मैंने जो CSS की प्रॉपर्टी लगाई, बाय डिफॉल्ट div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये देखिए यहाँ में वो काट भी रहा है उसको ना, उस वाली प्रॉपर्टी को कट कर दिया उसने, क्योंकि मैंने कस्टम CSS में डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड कर दी है और दिस div हैविंग द क्लास रो। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम मैंने ऐड किया, कॉलम कार्ड, उसको मैंने विड्थ दे दिया। विड्थ कितना कर दिया मैंने, 33% कर दिया। 33 33 33 इट्स बीन 99%। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ एंड 100%, लेट्स सपोज ये टोटल 100% है, ठीक, 1320 पिक्सल मतलब 100% है। और इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं मूव ऑन करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 3, क्योंकि मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 33.33। कल मैंने जो वैल्यू दी थी 33% दी थी, राउंड फिगर कर दिया था। अगर मैं एग्जैक्ट 100% पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ अपने कार्ड्स को, तो मैं ये राउंड फिगर, ये जो वैल्यू है ना, ये मैं एज इट इज भी लगा सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 100% पे एक्सपेंड कर देगा। अभी तकरीबन 99% है, 1% का, ये देखो 1% वो आपको डिस्प्ले भी कर रहा है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी द पर्पल कलर, वो क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपका जो 1% है ना, वो स्टिल अभी तक अवेलेबल है आपके इसके अंदर। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया ना। इसका मैं वैल्यू को एग्जैक्ट 33 एंड 33 से वो एक्सपेंड हो गया, 100% का एक्सपेंड हो गया, कवर हो गया वो पूरा कंप्लीट। सेंटर में मैंने स्पेसिंग ऐड करनी है। स्पेसिंग के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू, जो CSS की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं 1 rem इज इक्वल टू 16 पिक्सल का गैप आ गया है इसके कार्ड के, फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड, और फिर सेकंड कार्ड से थर्ड कार्ड के दरमियान में 1 rem का इक्वल टू 16 पिक्सल का स्पेस ऐड कर दिया मैंने। डिजाइन में भी डिजाइनर ने ऐसे ही किया है, कुछ स्पेस ऐड रखी हुई है, वो मैं कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूँ तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ मैं जब गैप की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो वो इंटरनल चाइल्ड एलिमेंट के लिए, दिस इज द चाइल्ड एलिमेंट, दिस इज द पेरेंट एलिमेंट, दिस इज द पेरेंट एलिमेंट जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये क्या है, पेरेंट एलिमेंट। ये कमेंट कर दिया मैंने ताकि मैं ये सर अगर एक रो में अगर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, कुछ को सेंटर में करना है, कुछ को राइट में करना है, कुछ को लेफ्ट में, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? बच्चे ये ना, आपने जब डिजाइन आपने दिखाना है ना, जब आप काम करोगे उस पे आपने ये स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। ये जो आपने बात की है ना, स्क्रीनशॉट आप शेयर जी। करोगे और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली एड्रेस कर दूंगा। वैसे जर्नल बात मैं बता रहा हूँ, जर्नल बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो ना, डिस्प्ले फ्लेक्स किसी भी पेरेंट एलिमेंट पे अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो, तो इंटरनल चाइल्ड एलिमेंट उसके पैरेलल आ जाते हैं सब के सब, क्योंकि इसी पैटर्न को अगर हम देखें, हमने इंट्रो सेक्शन में भी यही किया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये जो हमने यूज किया डिस्प्ले फ्लेक्स, इस यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया उसको पैरेलल दिखाने के लिए, साइड बाय साइड दिखाने के लिए। तो हम अपने लेआउट को क्रिएट करने के लिए, साइड बाय साइड दिखाने के लिए, पैरेलल एक ही स्ट्रक्चर लेआउट में हम दिखाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसी तरह से डिस्प्ले ग्रिड की भी प्रॉपर्टी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम डिस्प्ले फ्लेक्स के जरिए हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना सीख रहे हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का बेनिफिट ये होता है कि हमने अपने डिजाइन में, ओवरऑल डिजाइन में कहीं भी इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे अभी ये डिलीशियस मेन्यू आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, कुछ साइड पे लेफ्ट साइड पे डिटेल्स आ रही हैं, कुछ राइट साइड पे डिटेल्स आ रही हैं, सिनेरियो ये है, तो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, आल्सो द पॉसिबिलिटी। इसी तरह से एक और सेक्शन है जो 3 कार्ड्स बने हुए हैं आवर शेफ के नाम से, वो भी पैरेलल डिस्प्ले करना है हमने कंटेंट, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स से हैंडल कर सकते हैं। जैसे ही हम पेरेंट एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे और इंटरनली हम ये कार्ड्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल डिस्प्ले करता जाएगा, वो कोई लिमिट नहीं है, वो पैरेलल डिस्प्ले करता जाएगा। उसको हमें ब्रेक डाउन करने के लिए एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, वो फिर खास विड्थ के बाद जाके वो नेक्स्ट रो में डिस्प्ले कर देगा। या फिर हम डिस्प्ले ग्रिड का कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर रहे होते हैं इसके लिए, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ मैं फ्लेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ।
ग्रिड सिस्टम के लिए ये वाली जो चीज़ है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ग्रिड सिस्टम, ये बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड है। इसमें उन्होंने कॉलम्स की जेनेरिक क्लासेस लगाई हुई है, मैंने अभी कॉल डैश कार्ड की एक कस्टम क्लास डिफाइन की है ताकि वो मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर सकूं जो काम मैं कर रहा हूँ राइट नाउ। पेरेंट एलिमेंट एंड दिस इज फॉर द चाइल्ड एलिमेंट। और आप लोगों ने ना ओवर थिंक नहीं करना चीज़ों को, ओवर थिंकिंग से काम खराब है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बस ठीक है जैसा डिज़ाइन है उसको आपने बनाने की पहले कोशिश करनी। अगर आप ओवर थिंकिंग में लग जाओगे ना कि यार वो वाला सिनेरियो होगा तो क्या होगा, तो फिर आप बेसिक लेआउट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। पहला हमारा मकसद डिज़ाइन आने के बाद, डिज़ाइन हमारे पास आने के बाद फ्रॉम द क्लाइंट, अगर हम क्लाइंट से काम कर रहे हैं या अगर हम किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या हम अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हम बेस लेआउट क्रिएट करें। बेस लेआउट क्रिएट करने के लिए जो भी डिज़ाइन है ना उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बिल्ड कर लेना है ऑन अ इनिशियल ड्राफ्ट के तौर पे। पहले स्टेप के तौर पे आपने उन चीज़ों को बना लेना है। जैसे मैं अभी राइट नाउ बनाता चला जा रहा हूँ, स्टाइलिंग पे मैं फोकस कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। बाकी मेरा स्ट्रक्चर लेआउट 8 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद मैं इस पोजीशन में हूँ, 5 घंटे के बाद जो भी मेरे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है, 1 घंटे के बाद मैं इस पोजीशन में हूँ कि यार मैं आगे अगर किसी रिसोर्सेज के साथ मैं कनेक्टेड हूँ जिनको मैंने बताना है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है और इस पर अब हम अगले स्टेप के तौर पे अगला काम करेंगे, तो अगले स्टेप पे भी जा सकें। वरना अगर आप ओवर थिंक करने बैठ जाओगे ना कि ये वाला सिनेरियो होगा तो ये क्या होगा तो ये क्या होगा, वो फिर काम खराब है, वो फिर आप पहली स्टेप पे स्टक हो जाओगे। तो ये हमारा बेसिक रूल है, एक लॉ, एक स्टैंडर्ड तरीका है कि आपने फौरी तौर पे उसको बेसिक स्ट्रक्चर को बना लेना है। वैसे इस वक्त जर्नली मार्केट में ये काम वाया यूजिंग द एआई टूल्स के जरिए हो रहा है। ज्यादातर फोकस आप लोगों ने एज अ डेवलपर फोकस करना होता है बैक एंड कोडिंग पे, उस पर ज्यादा दिमाग आप लोगों ने लगाना है, सोचना लॉजिक्स कि अच्छा यार अगर ये यूजर साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, तो हमने इसको कैसे बनाना है, इस एपीआई को लिखना कैसे है। वैसे बनी बनाई एपीआई भी बहुत अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, बनी बनाई एपीआई अवेलेबल है, जस्ट आपको उनको यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, जीमेल की बहुत सारी, गूगल की प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट आपने उनकी एपीआई को वहां पे अपने कोड में पुट करना होता है और अकॉर्डिंगली हुक कर लेना होता है। ये इस पे ज्यादा आप लोग फोकस करोगे। इस स्ट्रक्चर को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपने, हर चीज को लिखना नहीं है, बैठ हर चीज को नहीं लिखने बैठ जाना। अगेन मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए अभी के लिए हम लिख रहे हैं कि हमें पता हो कि बैक एंड पे चल क्या रहा होता है। स्टाइल शीट के बैक एंड पे बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट है, टेलविंड की स्टाइलिंग है, कोई फाउंडेशन कोई और फ्रेमवर्क है, कोई फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, उसके बैक एंड पे स्टाइल चल रहे हैं, तो आप लोगों को पता हो कि हाँ यार ये चीज़ है, इसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं अगर हमें कुछ चेंजेस करना पड़े। बेसिक चीज़ पे आपने जरूर फोकस करना। ये है जी हमारा चाइल्ड एलिमेंट, सी एच आई चाइल्ड, दिस इज द पेरेंट and this is the child, सी एच। ओके, मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, मैंने स्पेसिंग भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, स्पेसिंग इंक्रीज कर दिया 1 पॉइंट, लेट्स सपोज मैं 5 कर देता हूँ, तो ये इंक्रीज हो गई। अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके अलग डिजाइन के हिसाब से सेट फिट हो गया। अब मैंने यहाँ से ना ये इमेज और इसके दरमियान मैंने स्पेसिंग करनी है जी, अब वो क्या हेल्प करेंगे मुझे, ये स्पेसिंग ऐड, इसमें मार्जिन देंगे, यस। और ये है जी मेरा कॉल कार्ड, और कॉल कार्ड में ये इमेज आ रहा है, ठीक है। इमेज में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जेनेरिक क्लासेस लगा लेता हूँ, मार्जिन बॉटम, लेट सपोज मैं एक जेनेरिक क्लास डिफाइन कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम, एम स्टैंड फॉर मार्जिन, बी स्टैंड फॉर बॉटम, डैश 3। जेनेरिक सीएसएस में जाता हूँ मैं और यहाँ जाके मैं एक क्लास लगा देता हूँ, यहाँ मैंने टेक्स्ट लीड, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर और डॉट लीड, एंड देन एम बी डैश 3 ब्रैकेट स्टार्ट एंड मार्जिन बॉटम 1 REM इक्विवेलेंट टू 16 पिक्सल। तो जैसे मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पे ये स्पेस आ गई, ये वाली स्पेस इसमें आ गई है, इसमें ऐड किया भी मार्जिन, इसमें ऐड नहीं किया।
तो स्पेस नहीं आ रही, मुझे कुछ ज़्यादा मार्जिन चाहिए, ठीक है, मुझे मार्जिन ज़्यादा चाहिए, आई नीड मोर अराउंड, आई कैन change the value up to 5 and then redefine this by copy paste. M3 को मैंने रहने दिया, यहाँ पे मैंने M5 कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी मार्जिन बॉटम की अराउंड 2 REM इक्वलेंट टू 32 पिक्सल। तो जैसे मैंने इंक्रीज किया तो वो ये देखिए स्पेस ने इंक्रीज कर दिया, जैसे मैंने वो वैल्यू चेंज किया ना तो इस इमेज की और इस टाइटल के दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज हो गई। अब सिमिलर क्लास को मैं यूज कर सकता हूँ, क्लासेस बनाने का बेनिफिट यही होता है, आप इसके अंदर जब क्लासेस बना रहे होते हो तो वो आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफाइड एंड मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हो। अब वो तमाम आपकी जगहों पे वो क्लास जब ऐड हुई तो वो सिंक हो गया और मैंने कलर चेंज करना है, ये मुझे प्राइमरी कलर में चाहिए, प्राइमरी कलर की ब्रांडिंग में चाहिए, ये टाइटल, दिस टाइटल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइटल। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ जी, ये जाऊंगा जी मैं CSS के अंदर और CSS में जाके मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे H3 का टैग मैं टारगेट कर रहा हूँ, कलर वेरिएबल प्राइमरी, तो यहाँ पे ये कलर उसने चेंज कर दिया। एक चीज और मुझे नजर आ रही है वो भी मैं चेक कर, इसने क्या किया, मैं बोल्ड यूज किया हुआ, ठीक है, तो आई कैन यूज द फॉन्ट एक्सपेंडेड, और वो कौन सा यूज कर रहा है जी, ये एक्सपेंडेड यूज नहीं कर रहा, बायो राइम यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक तो फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा, इसी में फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा, फॉन्ट फैमिली, और ये मैं करूंगा बायो राइम, एक्सपेंडेड नहीं है, ये सिंपल बायो राइम है, आई थिंक मैंने कहीं पे यूज किया भी है, यहाँ पे तो मैं यहीं से कर लेता हूँ कॉपी। ये भी आप वेरिएबल्स के तौर पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी चीजें वेरिएबल्स के तौर पे डिफाइन कर सकते हो और बार बार आपको उनको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, एक जगह वेरिएबल में रूट में आप डिफाइन कर दोगे, वहां से आप जस्ट उसका वेरिएबल यूज करोगे ओवरऑल वेबसाइट में। इस वक्त मैं तकरीबन 3 फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम यूजिंग 3 फॉन्ट्स, तो मैं 3 फॉन्ट्स जैसे थीम, फॉन्ट फैमिली, वन प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ वेरिएबल। तो मैंने क्या किया जी, अभी राइट नाउ फॉर दिस आई यूज फॉन्ट फैमिली दिस वन, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैंने रखना है बोल्ड, फॉन्ट वेट 700 इक्विवेलेंट टू बोल्ड, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे डिजाइन किया था। सो नेक्स्ट थिंग व्हिच आई नीड इज फॉन्ट साइज, जो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है वो मैं इंक्रीज करूं अराउंड 2 REM better or more big 5, तो ये भी हो गया, ये डन हमारा, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज सेट किया मैंने ओल्ड फैशन, इसी तरह से ये टाइटल्स, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया। अब ये जो फॉन्ट साइज है नीचे वाला, ये हमने नॉर्मल पैराग्राफ फॉन्ट साइज में लेके जाना है। राइट नाउ पैराग्राफ का जो साइज आ रहा है वो क्या है जी, वो इसकी वजह से तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जो सेक्शन के अंदर है ना कार्ड मेरा, इस सेक्शन के अंदर जो मेरा कार्ड है इसको मैंने टारगेट किया और मैंने इसके अंदर पैराग्राफ को टारगेट करके फॉन्ट साइज चेंज कर दिया 1 REM, तो इसका फॉन्ट साइज नॉर्मल हो गया, ठीक है, 16 पिक्सल पे चला गया फॉन्ट साइज इसका। अब मैंने क्या करना है, ये रीड मोर को स्टाइलाइज रीड, हाँ एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एडवांस तरीका आजकल CSS लिखने का ये वाला है, ठीक, ये मैंने आपको ओल्ड फैशन वे बताया है लिखने का, इसका एडवांस तरीका ये है, यहाँ से आप इसको करोगे कट, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करोगे, पैराग्राफ लिखोगे, ब्रैकेट ऐड करोगे, दिस इज आल्सो वे टू राइट डाउन दिस कोड, ये आजकल लेटेस्ट तरीका चला हुआ है मार्केट में CSS लिखने का, ये पुराना तरीका है, दिस इज द ओल्ड वे टू राइट CSS, राइट CSS।
और ये है जी आपका नया, ये हिरार्की मेंटेन हो रही है, ठीक है, हिरार्की की बात हो रही है, हिरार्की भी न्यू वे राइट CSS तरीका ये भी ठीक है, और तरीका जो नया वाला है वो भी ठीक है, accurate है, दोनों वर्क करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो मेरा ये वाला जो दूसरा वाला तरीका है ना वो वर्क करेगा। इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब वो जो नेक्स्ट वैल्यू है ना जो मैंने डिफाइन किया है दोबारा नए तरीके वाली, वो उसको पिक करेगा। जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे मुझे इसने अपडेट, दिस इज द न्यू, ये भी वर्क कर रहा है। ये उसने पुराना वाला था मेरा, उसको मैंने कमेंट कर दिया तो उसने उसको लाइन लगा के क्रॉस कर दिया कि ये तरीका आप यूज नहीं कर रहे, इनेबल नहीं है, बल्कि जो आपका लेटेस्ट तरीका आपने चेंज किया वो इस वक्त वर्केबल है और फंक्शनल स्टेट में। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको भी ना रीड मोर को भी इस तरह से लिख देना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर एक, क्योंकि मैंने हायरार्की डिफाइन कर दी है, अजान का हम पप्पा भी ले लेते हैं 2 मिनट, इतनी देर में रीड मोर। अच्छा जी, और ये आगे जी मैंने क्या किया जी, इसके अंदर बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर दी, और इसमें मैंने क्या किया, फॉन्ट फैमिली दे दिया, मैंने फॉन्ट वेट कर दिया, टेक्स्ट सेक्शन अंडरलाइन कर दिया, कलर दे दिया। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक एनिमेशन भी ऐड कर देता हूँ। एनिमेशन के लिए मैं रेफरेंस दे देता हूँ आप लोगों को, एनिमेट स्टाइल डॉट स्टाइल। ये मैंने उसमें भी लिंक शेयर कर दिया था, मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ। इसमें से आप लोगों ने एनिमेशन के ऊपर भी ना अपने इसमें डिज़ाइन में जब आप लोग काम करोगे तो उसमें से आप लोगों ने ये चीज़ें भी आप दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स, रबर बैंड, शेक एक्स वाई हेड स्विंग, ठीक है। ये सारे वन बाय वन मैं इनके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ, ये सारे डिटेल्स, ठीक है। और राइट साइड पे मुझे उसके फंक्शनैलिटी, फंक्शनल स्टेट मुझे नजर आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर वन बाय वन, सो दीज ऑल आर द स्टाइल्स, ठीक है जी, बाउंस एंड लेफ्ट राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली CSS को ना अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, इंटीग्रेट, ताकि मैं इसको यूटिलाइज कर सकूँ इसमें से किसी एक इफेक्ट को ऑन माय रीड मोर लिंक। इसके ऊपर क्लिक हो तो कोई ना कोई एक मैं इसमें से इफेक्ट पिक कर लूँगा, और वो मैं जैसे ही उसको लगाऊंगा तो उसका ये होगा कि जब यूज़र एक्सपीरियंस एंड से जब इसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो वो इफेक्ट उसको वहाँ पे नज़र आएगा, या होवर करेगा, या कुछ भी, एनीथिंग हम डिसाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑन इनिशियल स्टेट में क्या करता हूँ, इसको
इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ विद इन माई HTML पेज। उसके लिए मुझे इधर ही डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इधर ही मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो मुझे बता रहा है कि मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसका यूजेज क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने इस कोर्स में एडमिशन लिया है और आप लोगों को पता होगा कि इस कोर्स में आप लोगों को रिएक्ट के बारे में बताया है। रिएक्ट, तो रिएक्ट ये जो है ना हमारा, जो मैंने अभी लिंक शेयर किया एनिमेट डॉट स्टाइल, और इसी तरह से एक हमारे पास और चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप डेट फिगर, लेट्स सपोज। और इसी तरह से जैसे हम फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे होते हैं, फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे होते हैं, और क्या यूज कर रहे होते हैं हम, स्वाइपर एक प्लगइन होता है एनिमेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, स्वाइपर यूज कर रहे होते हैं। क्या, तो ये मैंने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी। अब मैं ये लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो फॉन्ट ऑसम पहले भी शेयर हो चुका है। तो ये तमाम जितने भी मैंने अभी के लिए बूटस्ट्रैप डेट, ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूज होने वाला हमारा है प्लगइन। डेट रेंज फिगर, ठीक है, एक डेट रेंज फिगर, ये भी बहुत मजे की चीज। एक और चीज है फुल पेज, it's very also interesting. These all are basically the plugins। हम अपने वेब पेज को इनहेंस करने के लिए, उसके बाद एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करने के लिए ऐड यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह से होता है जे guest.com एनिमेशन के लिए। अगर आप लोगों को शौक है एनिमेशन ऐड करने का अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके साथ यूज़ किए जिसमें कुछ एनिमेशन के लिए, जैसे एनिमेट डॉट स्टाइल है, एक और भी है एनिमेट ऑन, एक ये भी है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये आपका एनिमेशन के लिए, ये वाला एनिमेशन के लिए ये गैस, फुल पेज, स्वाइपर, एनिमेट डॉट स्टाइल, तो ये क्या है हमारे पास, ये मल्टीपल range of plugins available in market, जो जब हम वेब पेज अपना बना रहे होते हैं तो हमें इन एनिमेशन वाले प्लगइन्स को यूज करना पड़ता है रूटीन वर्क में। हमें कोई हमने स्ट्रक्चर लेआउट रेडी करना है और उसमें हमने कुछ इस तरह की एनिमेशन लगानी, जैसे ये भी आपके सामने कुछ एनिमेशन आपको चलती हुई नजर भी आ रही है। बल्कि मैं एक रेफरेंस वेबसाइट भी दे देता हूँ हम लोगों को, और वो है जी ग्रुप, ग्रुप। ये देखिएगा, ये इंस्पिरेशन है। ये जो वेबसाइट है ना, ये बेस कर रही है, कहाँ गया, ये इसके ऊपर बेस कर रही है, ठीक है ना, गैस एनिमेशन विद द यूज ऑफ नेक्स्ट जेएस बनी हुई ये वेबसाइट, और साथ में टेलविंड सीएसएस यूज हुआ है, ठीक है, मिक्सअप है, सारी चीजों का मिक्सअप। गैस एनिमेशन के लिए गैस, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क टेलविंड, और नेक्स्ट जेएस के अंदर बनी हुई वेबसाइट नेक्स्ट। ये बहुत फिट किस्म की है, स्क्रॉल के ऊपर चलती है, स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर रही है एनिमेशन, लेफ्ट टू राइट एनिमेशन। तो अगर आप लोगों को शौक है एनिमेशन का, जो कि होना भी चाहिए, जैसे
बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों का शौक है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों का भी शौक। नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर, कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में हम इन चीज़ों को सीखना है। तो अगर तो शौक नहीं है तो शौक पाल लें, ज़बरदस्ती पाल लें। टाइम ही ना हो आप लोगों के पास नेगेटिव चीज़ों में लगेगा, तो ये कुछ सीख सकते हैं आप लोग। और अपनी पोर्टफोलियो की जो वेबसाइट्स होती है ना उसके ऊपर कुछ ऐसा बना सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है ओवरऑल। लुक्स गुड। स्टिल स्क्रॉलिंग, आई एम स्क्रॉल के ऊपर चल रही है सारी वेबसाइट, जितना कंटेंट है वो स्क्रॉल के ऊपर नजर आ रहा है। अमूमी तौर पे टॉप टू बॉटम वेबसाइट होती है ये, लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस, ये इसकी यूनिकनेस है। तो ये बहुत ही फिट काम हुआ है, यस नो डाउट। तो ये इसका लास्ट, और ये इसका मेन्यू है, क्लिक के ऊपर ऐसे ये भी एनिमेट हो गया इसमें, यहाँ पे सारी। तो ये मैंने रेफरेंस के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है बहुत सारी चीज़ें। जब इस वेबसाइट को जरूर देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स भी मिलेंगी जो इस वक्त इसके फ्रेमवर्क के ऊपर बेस करके और वो बनी हुई हैं, और उसके लाइव लिंक्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। वक्त निकाल के आप लोग इसको देखिएगा। ये भी अच्छा एक मैंने प्लगइन बता दिया आपको, ठीक है। डिफरेंट प्लगइन्स मैंने बता दिए आप लोगों को। अब हम चलते हैं वापस, जो बात हम कर रहे थे स्वाइपर को भी मैं अभी बात कर देता हूँ, फॉन्ट ऑप्शन को भी बात कर देता हूँ, एनिमेट कर देते हैं। तो ये जितने प्लगइन्स मैंने आपको बताए हैं उसमें, क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट में काम करना है, रिएक्ट में हम काम कर रहे होते हैं वाया यूजिंग अ टर्मिनल कमांड। टर्मिनल कमांड में हम क्या कर रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं इस तरह। हम नॉट जेएस इंस्टॉल है हमारे सिस्टम के अंदर, और उसके ऊपर बेस करके हम इस वाले फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होते हैं, रिएक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं टू क्रिएट द वेब पेज। जितना भी ये काम हम कर रहे हैं राइट नाउ स्टैटिक एचटीएमएल लिख रहे हैं ना, लेकिन जब आप लोग आगे चल के ये जो कंप्लीट होगा आपका फ्रंट एंड, उसके बाद जब आप लोग बैक एंड कोडिंग स्टार्ट करोगे तो वो सब का सब आप लोग टर्मिनल के जरिए प्रोजेक्ट रन किया करोगे, टर्मिनल के जरिए पैकेज इंस्टॉल किया करोगे, टर्मिनल के जरिए आपने कोई एनिमेट.css ऐड करनी है, आपने फॉन्ट ऑसम ऐड करना है, आपने रिएक्ट स्वाइपर ऐड करना है, आपने बूटस्ट्रैप डेट पिकर ऐड करना है, आपने डेट रेंज पिकर ऐड करना है, तो वो आप इन्हीं टर्मिनल कमांड के जरिए कर रहे हो। दिस इज अ टर्मिनल कमांड, npm install animate.css, npm install swiper, npm install जो भी आपका मॉड्यूल का नेम है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। आपके ये हेल्प मिल रही होगी आपको उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं इसको राइट नाउ एनिमेट.स्टाइल ओपन किया हुआ है, तो ये उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, एनिमेट.स्टाइल है, फॉन्ट ऑसम है, एक्सेट्रा। तो मैं इसको अभी के लिए, क्योंकि मैं रिएक्ट पे नहीं हूँ अभी, मैं स्टाइल इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ विद इन माई हार्ड कोडेड एचटीएमएल, स्टैटिक एचटीएमएल। तो उसके लिए मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे ना वो लिंक दे देगा, सीडीएन का लिंक। सीडीएन का लिंक मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जी अब्दुल्ला से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज स्टैंड फॉर सीडीएन? जी अलीना बच्चे, ठीक है जी बच्चे। अलीना, व्हाट इज स्टैंड फॉर सी डी एन? यार सीडीएन याद आ रहा है? जी अबू बकर, सीडीएन का क्या कॉन्सेप्ट? नो जी आशिक, सीडीएन, सीडीएन कहाँ से आ गया? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। चलें आपने सर्च कर ही लिया इतनी देर में, चलें गुड हो गया। यही फायदा होता है ऑनलाइन पढ़ने का, वहीं जाके जल्दी सर्च किया और जवाब मिल गया। सही जा रही हो लड़की, तुम सही जा रही हो। अच्छा नहीं, ये जब आपने पहले बताया था फॉन्ट ऑसम के लिए, तब आपने बताया था। अच्छा चलें गुड हो गया, यानी कि आप कह रही हैं आपने सर्च नहीं किया राइट नाउ, ऐसे ही जी आपने सही नहीं सर्च, सर, अभी नहीं सर्च किया क्योंकि अभी मैंने तो कहा नेट पे सर्च करके मुझे बता दिया आंसर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था सीडीएन जो है ना, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे मैंने आपको फॉन्ट ऑसम बताया, स्वाइपर बताया, बूटस्ट्रैप डेट पिकर, रेंज पिकर और बहुत सारे रिएक्ट वगैरह, टेलमेंट, इन्होंने क्या किया है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ना डिफरेंट जगहों पे उन्होंने सर्वर परचेज किए हैं। तो हमारी लोकेलिटी, जैसे हम पाकिस्तान के रीजन में बैठे हुए हैं, हमारे करीब करीब इन्होंने जो भी सर्वर डिप्लॉय किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, जहाँ पे इनकी ये वाली कोड फाइल्स अवेलेबल है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं वाया यूजिंग सीडीएन लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका जो कॉन्सेप्ट है
उसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो वेबसाइट है जिसको हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, एक तो उसके सर्वर पे लोड नहीं आएगा। जो भी परचेज किया हुआ है हमने, होस्टिंगर पे परचेज किया हुआ है, नेम चीज पे हमने परचेज किया हुआ है, हमने GoDaddy में परचेज किया हुआ है, उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। मिनिमल लोड के साथ आप मैक्सिमम आप उसको डिस्प्ले कर रहे होगे वेब पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं। जैसे राइट नाउ मैं animate.css को लगाना चाह रहा हूँ फॉर माई रीड मोर बटन, तो मैं थर्ड पार्टी एक लिंक से उस स्टाइल्स को गेट कर रहा हूँ, मेरे सर्वर पे लोड नहीं पड़ रहा। मैंने जो सर्वर परचेज किया है GoDaddy पे, जिसके मैं पर मंथ या ईयरली बेसिस पे पैसे पे कर रहा हूँ, उसके अमाउंट में विद मिनिमल अमाउंट ऑफ कॉस्ट आई कैन यूटिलाइज द CDN लिंक टू स्पीड अप माई वेब पेज स्पीड। और ये गूगल पेज इनसाइट की तरफ से रिकमेंडेशन भी यही होती है कि आप अपने वेब पेज को जब प्रोडक्शन लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करो तो आपके पेज के अंदर जो लिंक्स हैं वो ज्यादातर CDN लिंक्स होने चाहिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाले, जो थर्ड पार्टी लिंक्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं राइट नाउ थर्ड पार्टी लिंक यूज कर रहा हूँ फॉर animate.css में, तो ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया एज पर द फर्स्ट स्टेप। और वो बेसिक यूजेज अब मैंने लगाना है। बेसिक यूजेज किस पे लगाना है जी? मैंने, मेरा जो टारगेट है ना वो है रीड मोर का। तो रीड मोर के लिए मुझे जो बेसिक क्लास मैंने यूज करनी है वो है ये वाली क्लास, एक मुझे ये वाली क्लास एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड। उन्होंने H1 के टैग के ऊपर लगाई हुई है, मैंने H1 के टैग नहीं लगानी, मैंने इसको टारगेट करना है फॉर द रीड मोर जो मैंने एंकर टैग के ऊपर रखा हुआ है। एंकर टैग पे चलते हैं जी हम, एंकर टैग पे चलते हैं, ये आ रहा है जी रीड मोर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल D से ना आप VS कोड में मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं अगर वो सेम कोड लिखा हुआ है आपका, क्योंकि मैं एक ही वक्त में तीनों एंकर टैग्स के ऊपर ही क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया तीनों को। एंड फॉर द सेकंड स्टेप आई यूज द जो भी इफेक्ट लगाना है। राइट नाउ इफ आई वांट टू यूज एनिमेट बाउंस, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट किया एंड देन गो इनटू द ब्राउजर। अब वो लोड पे एनिमेट करेगा, इट शुड बी एनिमेट। ठीक हो गया जी, आपकी ग्लास लग गई और ये आपकी एनिमेशन आ गई, एनिमेट डॉट डॉट मेन डॉट सी, ये आ गया, CDN से आ गया। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है वो एनिमेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है उसका नाम उसने दिया है बाउंस इफेक्ट। बाउंस बाउंस इफेक्ट कर सकते हैं। हम यहीं से जाके इसको करेंगे कॉपी, जहाँ पे हमने, बल्कि यहीं से हम इसको लेट्स सपोज मैंने ये यूज किया है। अभी मैं इस पर CDN लिंक यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये वाला जो फाइल है ना मेरे पास आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस लिंक को कॉपी कर लिया, इस लिंक को मैंने क्या किया कॉपी, और नेक्स्ट स्टेप में जाके मैंने पेस्ट किया, तो मेरे पास ये सारे कोड का ना जितना भी ये एक्सेस है मेरे पास। अब मैं इसे सेव करूंगा अपने पास डेस्कटॉप प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में आके ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा CSS, और CSS में जाके animate.min, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, फाइल सेव हो गई है मेरे पास। नाउ आई कैन चेंज द पाथ एज पर माय लोकल डायरेक्टरी, एसेट्स के अंदर CSS और एनिमेट। अब मैंने चेंज कर दिया, CDN लिंक नहीं है बल्कि जस्ट वो मेरे सिस्टम में डायरेक्टली जो इनकॉर्पोरेट हो गया आ गया है, वो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मेरे पास नेट चल रहा हो तभी ये एनिमेशन वर्कआउट करेगी, बल्कि विदाउट इंटरनेट भी ये वर्केबल कंडीशन में आ गई है, क्योंकि मैंने इसी के इसको मैंने यूज कर लिया है फॉर माय वेब पेज बाय सेविंग द फाइल विद इन द एसेट्स फोल्डर। एक काम मैं और कर लेता हूँ जी, और वो मैं इसमें ऐड करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन और द एंकर टैग। एक और मैंने इसकी प्रॉपर्टी कंबाइन कर दी इनलाइन। ठीक है, ये इस ब्लॉक की बात है। जैसे आप लोड करेंगे ना, वो लोड के ऊपर वो इफेक्ट आपको नजर आएगा। जैसे आपने लोड किया, लोड के ऊपर वो इफेक्ट।
done. Property, utility classes. मैं कह रहा हूँ यार ये डिले कर दे, 2 सेकंड का ना डिले ऐड कर दे, लोड करने के बाद 2 सेकंड का डिले ऐड हो जाए, तो वो बिल्ट इन क्लासेस हैं, उसी के जरिए आप इसको ऐड ऑन करो, बिल्ट इन क्लासेस के जरिए आप ऐड ऑन कर लोगे। मैं कहता हूँ जी ये लिंक मोर, ठीक है, सबके साथ डिले कितना ऐड हो जाए, 2 सेकंड, और वो 2 सेकंड के बाद एनिमेट होगी, जैसे ही पेज लोड होगा 2 सेकंड के बाद वो डेट। अब मैं क्या कहता हूँ जी, जो फर्स्ट रीड मोर है ना वो 1 सेकंड, the second is 2 seconds and third is after 3 seconds, one by one मैंने स्क्रीन अलग अलग कर दिया, ठीक है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट लोड को मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ, अराउंड 3, अराउंड 4, अराउंड 5, the first one, the second one and the third one, दिस वे। और ये हम सारी एनिमेशंस लगा रहे होते हैं कस्टमर को इंगेज रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, या कोई ऐसा मैसेज हमने उसे सब्सक्राइब करवाना है, कोई किसी बटन के ऊपर क्लिक करवा के उससे प्रोडक्ट परचेज करवानी है, तो हमारा UI UX UX पर्सपेक्टिव, यूजर एक्सपीरियंस, UI यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, UI UX यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, इस चीज को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं अपने वेब पेज पे। So what is the next thing which we need to create is this menu, और इसमें हाफ ऑफ द स्क्रीन जो है वो मैंने ये बैकग्राउंड यूज करना है, और बाकी मैं ऐसे ही सारा ही बैकग्राउंड यूज करना है, ठीक है, सही आसान है। और इसको मैं एनिमेट भी कर लेता हूँ, ठीक है, एनिमेट कर लेता हूँ वाया यूजिंग स्वाइपर। इस वाले सेक्शन को, यानी कि जो मेन्यू है मेरा वो चेंज हो रहा होगा ऑन अ लेफ्ट और राइट क्लिक, या बाय डिफॉल्ट वो एनिमेट हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट मेन्यू जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल फूड है, इसी तरह से आपका चाइनीज फूड है, इसी तरह से आपका फास्ट फूड है, इसी तरह से आपने कोई और आइटम्स रखी हुई हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो सारा डिस्प्ले हो रहा होगा, वन बाय वन एनिमेट होकर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। डिनर के लिए डिफरेंट डिशेज हैं, लंच के लिए डिफरेंट हैं, ब्रेकफास्ट के लिए डिफरेंट हैं, तो वो एनिमेट हो रहा होगा। ये मैं आपको एक कंटेंट वाइज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कंटेंट, जब आप इसका कंटेंट राइटर से लिखवा रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल पेज, हम सिंगल स्लाइड के अंदर रहते हुए मेन्यू एनिमेट करवा सकते हैं। और भी ये मैंने इस वेबसाइट के हवाले से रेफरेंस किया है, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसमें सर्विसेज हमने दिखानी है, और सर्विसेज कौन सी हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, वेब डिज़ाइन की, ग्राफिक डिज़ाइन की, की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, SEO की, कंटेंट राइटिंग की, तो ये बहुत सारी सर्विसेज आ गई, तो उन तमाम मल्टीपल सर्विसेज को हम वन बाय वन एनिमेट करके भी दिखा सकते हैं। तो ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ डिफरेंट। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट है तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज को आप एनिमेट करवा सकते हो। ये इस तरह से हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं ऑन फ्रंट एंड जब हम वेब पेज डेवलप कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं स्वाइपर भी इंटीग्रेट कर लेता हूँ, और बाकी जो लेआउट रेडी करना है वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ। ये है जी सेक्शन हमारा, और ये वाला था जी हमारा व्हाट वी मेक का सेक्शन। तो मैं HTML कमेंट्स भी कर लेता हूँ ताकि मुझे अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज रखना भी easy हो। व्हाट वी मेक, ये मैंने जो सेक्शन बनाया है व्हाट वी मेक, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है जी मेरा डिलीशियस। इसको मैंने कर लिया जी कॉपी, लिंक मैंने कर दिया इसको पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग HTML कमेंट्स ऐड कर दिया मैंने। जी अब्दुल्ला, शुरू करें।
लिखवाना शुरू करेंगे। जो मैंने ये यहाँ से ये है ना, स्टार्ट, तो मैं पहली लाइन क्या लिखूंगा इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड? बताएं, जो बताएं आप, अगर तो सही होगा तो मैं लिख लूंगा। H2 आएगा, आप कह रहे हो H2 आएगा, H2 क्लास लगाएंगे जी। जी अलीना बता, लिखवाना शुरू कर। डिव जी अबू बकर, सेक्शन का टैग आएगा, सेक्शन का टैग आएगा, और इसमें हम ये वाला जो है ना, इसका नाम मैं यही रख लेता हूँ। पैटर्न तो वही फॉलो करना है ना आपने, जैसे हम लेके चल रहे हैं, चेंज तो नहीं करना। इसी को तो सिमेटिक कोडिंग कहते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया बताइए। ठीक है जी, आगे बताएं आशी जी। बच्चे आगे बताएं, सेक्शन पे तो लग गया हमारा सेक्शन आ गया सर आगे H2, आगे क्या लगाना है? H2 H2 लगाना है जी अबू अब्दुल्ला, अब क्या लगाना है? हाँ जी, क्या लगाना है? डिव सही जा रहा है। डिव में एक काम और करना है, ठीक बोला, नो डिव बताएं। हाँ डिव पे अभी रहें, H2 पे जंप ना लगाएं। कौन सी क्लास लगानी है? सही जवाब है, क्लास कौन सी लगानी? नो नो जी अलीना बच्चा, कंटेनर की क्लास, इसी के अंदर मेरा सारा जो कंटेंट है वो कंटेन होना चाहिए। जी अबू बकर, अब एज पर द डिजाइन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी बताएं कौन सा हेडिंग पड़ेगा? H2 H2 के H3 एक लगेगा यहाँ पे, H2 पक्का जी। यासी बच्चे नेक्स्ट बताएं, ये मैंने लगाना है, ये देखिए आप, ये वाला जो नीचे आ रहा है टेक्स्ट आ रहा है, ये वाला जी पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्या करेंगे? पैराग्राफ में क्लास, कौन सी क्लास लगाएंगे? लीड की क्लास लगाएंगे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैंने ये दोनों कॉपी करने हैं, कंटेंट यहाँ पे कर देना है पेस्ट, so I am able to create this quickly। अच्छा एक काम मुझे और भी करना था, वो मैंने करना था, डिव लगाना था, और मैंने लगानी थी क्लास सेंटर की, और मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को मूव ऑन कर देना था इस पैराग्राफ को, सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि डिजाइनर ने सेंटर अलाइनमेंट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना मेरा, वो है ये डिलीशियस मेन्यू का। अब मैंने ये क्रिएट करना है, तो बेसिक लेआउट अब्दुल्ला बता दें, अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं। बेसिक लेआउट एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा, अभी पर इंटीग्रेट करना है मैंने, लेकिन उस पर नहीं जा रहा। बेसिक लेआउट बता दें कि पहला क्या स्टेप होगा जो मैं यहाँ पे लूँगा, व्हाट इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेप? ये कलर आ रहा है इसमें, ये सेकेंडरी कलर है, और बताना है अपने टैग कौन सा यूज करना है मैंने, उसके कॉम्बिनेशन के साथ। बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, ये देखो प्राइमरी कलर दिया है डिजाइन में, तो इसके लिए हमने एक कलर जो डिफाइन कर दिया, बीजी सेकेंडरी जिसका नाम है, वो आपने मुझे बताना है कि कौन से HTML टैग के ऊपर मैं उस कलर को लगाऊंगा। HTML टैग लिखवाना है आपने, which HTML tag I am going to use for this purpose, 1 2 3 4 5 जी अली, div का टैग लगाया,
करेंगे हम बीजी प्राइमरी और बीजी सेकेंडरी। बीजी सेकेंडरी के साथ साथ अबू बकर मुझे हेल्प करेंगे फॉर द सेक ऑफ स्पेसेस व्हाट क्लास आई विल गोइंग टू यूज। स्पेसिंग के लिए, इंटरनल स्पेसिंग के लिए मैं कौन सी क्लास रखूँगा? पैडिंग की क्लास। पैडिंग लगा सकता हूँ जी मैं y एक्सिस एंड इट्स बीइंग 5। एक मैंने क्लास डिफाइन कर दी है, नई क्लास, जेनेरिक क्लास डिफाइन कर दी है। इससे पहले मैंने पैडिंग डिफाइन नहीं की थी, ठीक है ना, इससे पहले डिफाइन नहीं की थी। अब मैं एक जेनेरिक पैडिंग डिफाइन करने जा रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने मार्जिन डिफाइन की है, उसी पैटर्न पे मैं एक पैडिंग भी डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये देखिए मार्जिन मैंने डिफाइन किया ना, उसी के साथ साथ मैंने पैडिंग लगा दिया, पैडिंग y-5 और y का मतलब है y एक्सिस, टॉप टू बॉटम जो टारगेट कर रहा है। पैडिंग फ्रॉम द टॉप इट विल बी 5 एक जेनेरिक वैल्यू है, कुछ भी रख सकते हो 1 से 5। बेसिकली जो मैं ये क्लासेस लिख रहा हूँ ना, ये बूटस्ट्रैप के अंदर 1 से 5 एक स्लॉट उन्होंने दिया हुआ है। हमें बिल्ट इन क्लासेस की रेंज दी हुई है जो स्पेसेस को कैटर कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है। 1 REM, 2 REM, 3 REM, 4 REM, 5 REM। टेलबेंड में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। टेलबेंड में आपको 2 के मल्टीपल से चल रहे होते हो आप, 2 के मल्टीपल से, 2 4 6 8 10 12 अप टू 96, अप टू 72, अप टू 56। 2 के मल्टीपल से, 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा वो वैल्यू आपकी, और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू होगी। कस्टम वैल्यू भी दे सकते हो उसमें आप, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है लिखने की। लेकिन अभी चूंकि हम राइट नाउ कस्टम केसेस लिख रहे हैं, तो मैं उसी पैटर्न का वो क्लासेस बता रहा हूँ जो हमने बूटस्ट्रैप में लिखनी है जाके। इसका मैं रेफरेंस भी कोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो जब आप लोग काम इसको लिखने बैठो। ये है जी बूटस्ट्रैप और इसमें है जी हमारा स्पेसिंग स्पेसिंग पैडिंग एंड नॉन। तो ये आपने रेफरेंस पढ़ लेना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है इसको। जब आप लोग कोडिंग करने बैठोगे आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझना, ग्रैब करना कॉन्सेप्ट को कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या गो थ्रू कर रहा हूँ। मैंने कर दिया 3 REM फ्रॉम द टॉप एंड पैडिंग फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि मैं y एक्सिस को टारगेट कर रहा हूँ राइट नाउ। स्पेसिफिकली मैंने टॉप और बॉटम में पैडिंग दी, मैंने अलग से लेफ्ट और राइट में पैडिंग नहीं दी। और मैं सिमिलर रखना चाह रहा हूँ तो सेम वैल्यू रखी मैंने, 3 REM फ्रॉम द टॉप एंड 3 REM फॉर द बॉटम। अब मैंने ये स्ट्रक्चर अपना रेडी कर लिया। नेक्स्ट फेज के तौर पे मैंने ये टाइटल ऐड करना है, डिलीशियस मेन्यू, ठीक है। ये टाइटल ऐड करना है, जैसे मैंने पहले ये वाला टाइटल लिखा और ये डिस्क्रिप्शन लिखी। अब मैंने ये वाला जो कार्ड मैं बना रहा हूँ डिलीशियस मेन्यू का, जो मैं कंटेनर जो डिव बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैंने ये वाला जो टाइटल है ना ये लिखना है। तो ये मुझे अब्दुल्ला हेल्प करेंगे। कैसे लिखूंगा मैं ये टाइटल? डिलीशियस मेन्यू, ये टाइटल लिखना है। कौन सा HTML का टैग है, आपने मुझे वो टैग बताना है जिसमें मैं ये टाइटल लिखूंगा। जी बच्चे, अलीना H3 का, जी H3 का टैग, ठीक। टाइटल लिखने लगे और सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे, सेक्शन का टैग, div का टैग, उसके बाद एक टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड देन H2। और जब आप नेक्स्ट लिख रहे हो तो इट कैन बी और इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय द गूगल पेज स्पीड, इट शुड बी H3। इट शुड बी हाईली रिकमेंडेड ये कि आप उसी कार्ड के अंदर रहते हुए जो आपकी टाइटल की हायरार्की है, H1 H2 H3 अप टू H6, ये आपका एक पूरे सेक्शन के अंदर हायरार्की मेंटेन कर सकते हो, सेट रख सकते हो। हाईली रिकमेंडेड है आपकी गूगल पेज की जो उसकी रैंकिंग है क्रॉलर की, वो भी इस कोड करने से बेहतर हो, इस तरह से सिमेट्रिक कोडिंग करने से बेहतर हो। The next part I need to create this image, और ये लेफ्ट और ये राइट थी, एक इमेज मैं ले लेता हूँ, उसी को मैं यहाँ भी यूज कर लूंगा और लेफ्ट और राइट दोनों जगह भी यूज कर लूंगा। और ये काम मैं कर लेता हूँ वाया यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट। पहले मैं ये वाला इसको एक्सपोर्ट कर लूँ, इस वाले इमेज को ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इसका वैल्यू इसकी लेयर में देख लेता हूँ कहाँ पे है। ये इमेज है जो मैंने इसको करना है, और मैंने इसको कर लिया जी PNG ट्रांसपेरेंट, PNG ट्रांसपेरेंट है ये।
लेफ्ट और टॉप राइट बॉटम, ये देखो ट्रांसपेरेंट, ये मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। यहाँ पे मुझे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी, बैकग्राउंड दिखाना है मुझे, क्योंकि मैं बैकग्राउंड अलग से करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए मैंने इसको इस तरह से मूव ऑन करना है। और मेरा जो रूट फोल्डर है, वर्किंग रूट फोल्डर, वो मैंने ओपन कर लेना है, ओपन रीजन एक्सप्लोरर एंड assets, images एंड paste। इमेज ले आया हूँ जी मैं, और इसका मैंने नाम दे देना है, दिस इज the name for this image is a delicious menu image। Okay। So, इस तरह से भी आप चेक किया लेवल अंधाधुन। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेमिंग कन्वेंशन आपकी इमेजेस की, एक नेमिंग कन्वेंशन जो है आपकी स्मॉल लेटर्स में हो, प्रॉपर वर्डिंग हो उसकी, समझ आ रहा हो कि अच्छा यार ये वाला जो इमेज है किस वाले हमारे सेक्शन से को रिलेट कर रहा है, ये वाला जो हमारा इमेज है किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ये वाला जो इमेज है हमारा किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। आपकी जो वर्डिंग है आपकी हेल्प करेगी आपकी डिज़ाइन वाली, और आपका रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आपको हेल्प आउट कर रहा होगा चीज़ को टारगेट करने के लिए, समझने के लिए। तो मुझे जो अब इमेज चाहिए वो ये वाला इमेज चाहिए जी, इमेज, ठीक है। तो मैंने ये इमेज लगाना है यहाँ पे, कहाँ लगाना है जी, मैंने यहाँ पे मैं एक अदद बनाता हूँ div, और इसको मैं कह देता हूँ जी इमेज डिलीशियस मेन्यू लेफ्ट। इस div का मैंने ये नाम रख दिया, और इस div के अंदर मैंने इमेजेस लगा दिए, इमेजेस, सोर्स में मैंने पाथ ऐड करना है इमेजेस का, इमेजेस में मुझे ये वाला एक इमेज लगाना है, ठीक है, इमेज डिलीशियस मेन्यू, और ऑल्ट के टैग में मैंने डिलीशियस मेन्यू वर्ड ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं क्लास लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, क्लास मैं लगाऊंगा यहाँ पे w-100, 100% पे वो एक्सपेंड कर दे एज पर द पेरेंट विड्थ जो मैं अभी दूंगा। और इसी तरह से मुझे एक इमेज नहीं चाहिए, यही इमेज मुझे मल्टीपल चाहिए, अराउंड कितनी तादाद में चाहिए, मैं डिजाइन में चलता हूँ 1 2 and 3 and 4, द सेम इमेज आई नीड 4 टाइम्स। इसी को करूँगा मैं कॉपी एंड पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन लेआउट रेडी हो गया मेरा। स्टाइल शीट में मुझे कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, इसके लिए वो मैं ऐड करता हूँ जाके, तो मैं कर देता हूँ इस तरह से लेफ्ट, मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, क्लास ग्रुपिंग कर दी, एंड देन राइट, ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट विंग और राइट, और सेंटर में कुछ मेरे डेटा चाहिए, अब वो भी मैं वन बाय वन ऐड कर देता हूँ। सेंटर वाला जो कंटेंट चाहिए ना मुझे, वो मैं रखता हूँ एक अलग डिव में, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेंट्रल कंटेंट, सेंट्रल मेन्यू, मेन्यू मेन्यू डिटेल्स एज पर द कंटेंट मैंने सेंट्रल मेन्यू डिटेल्स, लेफ्ट और राइट दो मुझे डिव चाहिए इसमें, मेन पेरेंट एलिमेंट और उसके बाद दो लेफ्ट साइड, इसका नाम मैंने रख दिया लेफ्ट साइड, एंड दिस
साइड में मैंने क्या करना है जी, लिस्ट बनानी है। कौन सी वाली? इस तरह से मुझे लिस्ट बनानी है। तो मैं ULLI का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकता हूँ इसके लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट LI। और फर्स्ट में मुझे चाहिए div, और मुझे फर्स्ट div में चाहिए जी क्लास, और मुझे चाहिए जी इसमें फ्लेक्स, और इसके बाद मैंने एक जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगा देना। अभी मैंने क्लास डिफाइन नहीं की, मैं जाकर डिफाइन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास किस लिए यूज हो रही है, लेफ्ट साइड पे दिखाने के लिए और राइट साइड पे। सेंटर में हमने स्पेस दिखानी है, तो ये लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो इसके लिए मुझे ऐड करना है जी, फर्स्ट वन है जी हमारा एज 3 तक मैं आ गया हूँ, एज 4, और एज 4 में मैंने रखना है जी नाम टेक्स्ट कॉपी एंड, और इसके बाद इसकी प्राइस आ रही है जी, इसको मैं रख देता हूँ नाम प्राइस, क्लास प्राइस, और इसमें मैंने प्राइस रखनी है जी जो मुझे डिज़ाइन में है $15। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये मेरा फर्स्ट डिव रेडी हो गया, मैंने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट किया था, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन किया था। एक और डिव चाहिए मुझे जहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिश, DECCRI, और ये मैंने कॉपी कर लेना जी यहाँ से, कॉपी दिस, और ये मैं रख सकता हूँ EN के अंदर। EN क्या करता है आपको, इटैलिक फॉन्ट में आई का टैग या EN का टैग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, HTML के लिए हम इटैलिक में, जैसे उसने इटैलिक खास किस्म का एक्सटेंट उसने बनाया हुआ है, तो वो मैंने करने के लिए EN का टैग। मेरा फर्स्ट LI रेडी हो गया, और इसके अंदर मैं इसका नाम भी लगा सकता हूँ UL मेन्यू लिस्ट, UL मेन्यू लिस्ट। मैंने और क्लासेस जो है अपडेट कर दी, एनहांस कर दी। और लास्ट में मुझे कुछ डिटेल चाहिए, वन बाय वन लाइक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अराउंड हाउ मेनी टाइम आई नीड दिस, 1 2 3 4, कॉपी 2 3 एंड 4। सिमिलरली जो मुझे UL चाहिए है, ठीक है ना, वो मुझे इस साइड पे भी चाहिए, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर, राइट साइड में भी मुझे यही चाहिए। तो वंस आई हैव बीन डन विद दिस, I need to create an other div। ये सेंट्रल पार्ट कंप्लीट हुआ है मेरा, सेंट्रल जो मेरा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हुआ। ये हो गया जी लेफ्ट, और ये हो गया जी राइट, ये हो गया जी सेंटर। तो ये मेरा सेंट्रल डिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ विद HTML कमेंट, ये डिव मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट लगाना है, I need to use this text। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, div यूज कर लेता हूँ, और इसके लिए मैं यूज करता हूँ जी पैराग्राफ, और लास्ट में मुझे एक बटन चाहिए बुक और टेबल का। एंकर टैग मैंने यूज करना है, बटन के ऊपर क्लास लगानी है BTN एंकर टैग और BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी, और ये है जी बुक और टेबल। जी जी कॉल अटेंड करिए, इसको मैंने कर दिया जी बुक और टेबल, ठीक है जी। और ये मैंने ऐड कर दिया टेक्स्ट डैश सेंटर। बेसिक मेरा लेआउट रेडी हो गया। ब्राउजर में चलते हैं, हम इसको आउटपुट देख लेते हैं। तो ये मेरा बेसिक लेआउट रेडी हो गया। अभी मैंने इसकी साइजिंग स्टाइलिंग कुछ नहीं लिखी, CSS में मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ HTML रेडी किया। ये मेरा सारा लेफ्ट राइट, और ये सेंटर लाइन था तो वो उसने सेंटर लाइन वैसे, और ये मैंने BTN की क्लास बनाई हुई थी प्राइमरी की रिबन बन। हम क्या करते हैं क्विकली, इस वाले स्ट्रक्चर का जो CSS है वो हम लिख लेते हैं। तो CSS में स्टार्ट कर लेता हूँ फ्रॉम जी जी बच्चे, कोई मसला नहीं, ओके, नो इश्यूज बच्चे, नो इश्यूज, बिस्मिल्लाह, थैंक यू, अल्लाह ताला खैरियत से लेके जाए आपको। अच्छा जी, डिलीशियस मेन्यू, और डिलीशियस मेन्यू मैंने सेंटर में दिखाना है, तो इसके लिए भी मैं सेंटर वाला डिव यूज करता हूं, क्लास सेंटर। ये क्लास मैं चूंकि एक दफा बना चुका हूं तो
मैं मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहा हूँ। वैसे आप हेडिंग के टैग में भी सेंटर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज टैग एंड हेडर। ये मैंने इसको सेंटर अलाइन किया है टाइटल या हेडर। और मैंने ये बैकग्राउंड भी यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली इसको भी लगा लेता हूँ। I use like those similar pattern. I need to use this. I think it. Image. अच्छा, इसमें इमेज उसी में रखा है, तो मुझे वन बाय वन अलग अलग जाके इनको हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये वाला बैकग्राउंड साथ ही एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ एज इट इज। तो वो मैंने उसको रहने दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। अब मुझे ये सारा बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करना है। सिंपल है, आसान है। फोटोशॉप में आप क्रॉप कर सकते हो, उसको स्लाइस कर सकते हो। तो ये है जी इमेज जो मैंने करना है यूज यहाँ पे। दिस इज द इमेज, ये इमेज है। और ये क्या है जी, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके और पीएनजी, so I think I'm able to, okay, the image has been successful, yeah। ठीक है, ये इमेज लगाना है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। मैं बैकग्राउंड कलर यूज करूंगा फॉर द प्राइमरी कलर जो मैंने यूज किया प्राइमरी, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बैकग्राउंड स्टाइल दूंगा, एसटीएल स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा कि स्टाइल, ये लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और उसके बाद मैंने जाके वो पाथ ऐड करना है, वो मैंने यहाँ से करना है कट, और इसको मैंने रखना है यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर। और ये है जी बीजी इमेज, और सेक्शन का नाम है जी हमारा, उसी नाम से मैं इसको रख लेता हूँ, ये है जी डिलीशन। और ये मैंने करना है बीजी इमेज, इसको सब कंकैटिनेट कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब मैंने पाथ ऐड कर देना है, क्योंकि मेरी वर्किंग रूट डायरेक्टरी में आ गया वो। और ये एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स, और उसके बाद है जी इमेजेस, और उसके बाद है जी बीजी। अब ये दो चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। एक मेरा ये इमेज आ गया, इमेज उसकी सेटलमेंट अभी मैं करता हूँ, और बाकी मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी लग गया। अब मैंने ऐड ऑन करना है जी सीएसएस के अंदर जाके, इस वाले बैकग्राउंड को मैंने सेट भी करना है बीजी इमेज, और इसी नाम से इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे बीजी। क्लास मैंने एक और कस्टम क्लास ऐड कर दी इसके ऊपर, css डॉट, इसकी मैंने पोजीशन सेट करनी है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर टॉप। ठीक है जी, लेफ्ट सेंटर टॉप। और इसके बाद है जी हमारा दूसरी चीज़ है, हमने करना है ये करने के बाद हमने ऐड करना है जी बैकग्राउंड कवर भी करना है। सेंटर लगाने के बाद हमने करना है जी बैकग्राउंड, ताकि वो उसको कवर कर दे दोनों साइड से, लेफ्ट और साइड से उसने सारा उसको ऐड ऑन कर दिया। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो मैंने ऐड कर देनी है वो यहीं पे ही मैं ऐड कर देता हूँ, पैडिंग ऐड कर लेता हूँ फ्रॉम टॉप बॉटम, पैडिंग 5, और ये मैं ऑन भी कर लेता हूँ, जो लेयर्स मैंने ऑफ की थी, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो लेआउट रेडी करना है वो क्या था। ये आ गया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है मुझे व्हाइट कलर में दिखाना है,
मैं टेक्स्ट वाइड की क्लासेस यूज कर सकता हूँ। टेक्स्ट वाइड क्लास अगर मैंने नहीं बनाई तो मैं लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ कस्टम क्लास, और इस तरह से टेक्स्ट वाइड, ठीक है डन, मैंने बनाई है। और इसके बाद है जी नीचे से बॉटम से मुझे कुछ स्पेस ऐड करनी है, ऑलमोस्ट ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला कंटेनर है ना मेरा, इसको मैं नाम दे देता हूँ डिलीशियस मेन्यू। इसको मैं क्लास पे लगा लेता हूँ क्योंकि मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ इसके अंदर प्रॉपर्टी। तो मैंने कर दिया जी डिलीशियस CIOOS डैश मेन्यू, डिलीशियस मेन्यू क्लास मैंने लगा दी। ये इसमें आता हूँ मैं, इसको मैंने करना है जी पोजीशन रिलेटिव कर देना है, और मार्जिन मैंने कर देना है इसको 0 ऑटो। और इसके लिए डिजाइनर क्या कर रहा है, इसकी जो विड्थ है ना और कम कर रहा है, विड्थ कम कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लो 80% पे वो ले गया। तो मैं क्या करता हूँ इसको मैक्स, जो इसकी विड्थ है ना मैक्स विड्थ, वो मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 900 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो मैं 100%। I am able to show this as a center line container। और बाकी जो लेफ्ट और राइट है ना वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्विकली, और वो मैंने करना है पोजीशन एब्सोल्यूट के जरिए। इमेज डिलीशियस मेन्यू एक क्लास में बनाता हूँ विद इन माय CSS हायरार्की मेंटेन रखते हुए, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0 और लेफ्ट से -10 REM, एक जर्नल वैल्यू दे रहा हूँ, अभी मैं सेट करता हूँ उसको। और इसके अंदर जो इमेजेस आ रहे हैं ना, इसकी जो विड्थ है वो कंट्रोल होगी इसके पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट है इसका ऑलमोस्ट 15 REM कर देता हूँ, एक जर्नल वैल्यू दे के देख रहा हूँ। इसी तरह से इसमें क्या है कि दो वैल्यूज हैं, वो मैं कैसे कंकेटिनेट कर रहा हूँ, एंड के साइन के साथ लेफ्ट लिख रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट -10 REM जो मैंने अभी ऊपर दी है वैल्यू, वो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं यहाँ से मूव कर दिया नीचे। और इसी तरह से राइट एंड डॉट राइट, इसको मैंने देना है राइट फ्रॉम माइनस, माइनस में वैल्यू क्यों दे रहा हूँ मैं, ताकि लेफ्ट और राइट से ना वो उसके ऊपर ओवरले कर दे, ओवरलैप हो रहा है। और उसकी जो लेफ्ट की जो वैल्यू दी है, मैंने दो क्लासेस बनाई है मैंने बेसिकली CSS में, अगर मैं देखूँ मैंने दो क्लासेस बना दी, लेफ्ट की और राइट की, अलग अलग क्लासेस बना दी। और लेफ्ट क्लास में माइनस में वैल्यू दे दी 10 REM, और राइट में माइनस वैल्यू दे दी फॉर द राइट, लेफ्ट एंड राइट। पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है, टॉप से 0 रखा है, विड्थ कंट्रोल कर रहा हूँ पेरेंट का, पेरेंट के जरिए कंट्रोल हो रही है विड्थ इंटरनल इमेज की। अगर मैं 10 REM करता हूँ तो वो जो विड्थ है वो उसको कम कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया, और मैंने रिड्यूस करना है, इसको मैं ऑलमोस्ट 5 पे लेके जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये एक्यूरेट बैठ गई है ऑलमोस्ट, एज पर द डिजाइन इट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। चलें, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसकी सेटलमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ से जाके वैल्यूज भी चेंज कर सकता हूँ। इन वैल्यूज को मैं इस तरह से लगा लेता हूँ जी, लेफ्ट और लेफ्ट से, क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है और पेरेंट क्लास जो है वो रिलेटिव है, तो वो उसके रिलेटिवली मूव ऑन कर रही है। माइनस में दिया मैंने, इसलिए वो उसको बाहर भी मूव कर सकता हूँ मैं विद इन, क्योंकि मैंने उसको ओवरफ्लो हिडन नहीं किया हुआ। इसमें एक ओवरफ्लो हिडन का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी नहीं मैं बता, अभी मैंने नहीं किया हुआ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो शो भी कर रहा है। माइनस में वैल्यू देने के बावजूद भी वो शो भी कर रहा है। और माइनस में वैल्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजाइन में उस स्ट्रक्चर को, इमेजेस को मुझे ओवरले करके दिखाना है, एक तो ओवरले करके दिखाना है और लेफ्ट में भी दिखाना है, थोड़ा सा लेफ्ट भी करके दिखाना है।
मैंने इसको सेंटर भी रखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 50% सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और आपके लेफ्ट से भी थोड़ा सा उस डिजाइन को आउटर वे में मैंने दिखाना है। तो उसको मैंने हैंडल किया, पेरेंट एलिमेंट में मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, मैक्स विड्थ 900 कर दी, विड्थ रिड्यूस कर दी 1320 से रिड्यूस हो गया 900, विड्थ की जो मैक्स विड्थ है वो कंटेन हो रही है 900 पिक्सल की, और इसकी जो टोटल विड्थ से रिड्यूस होके हमें स्क्यूज होके नजर आ रहा है जैसे कि डिजाइन में है। और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमने ऐड करनी है फॉर दिस, ये मैं इसको यहीं पे फाइनलाइज कर लेता हूँ एक दफा। तो ये हो गया जी, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आउट हो गया है, ऑलमोस्ट 2.5 पे ये एग्जैक्टली फिगर आउट होगा, ठीक है 2.5। सो इट शुड आल्सो सेम फॉर द राइट साइड एज वेल 2.5। सही हो गया ना, परफेक्ट बैठ गया, एग्जैक्टली परफेक्ट बैठ गया। और आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपने ऐड करनी है फॉर इंटरनल डिव। आपका कौन सा वाला डिव है जी? सेंट्रल मेन्यू डिव। उसको भी मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल मेन्यू डिव को मैं करता हूँ कि विड्थ लगाता हूँ उसकी, और वो मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। तो मैंने मैक्स विड्थ लगानी है, ठीक है जी, मैक्स विड्थ, और ये है विड्थ आ गई मेरी 100%। और इसको भी सेंटर अलाइन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो, लेफ्ट साइड से 0। तो ये वाला भी पार्ट जो है मेरा सेंट्रली अलाइन हो गया। एक काम और मैंने करना है इसमें, वो करना है डिस्प्ले। मैं बिल्ट इन क्लासेस यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो अगर मैं यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास इसकी कस्टम सीएसएस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया उसने लेफ्ट और राइट को भी उसी के अंदर अलाइन कर दिया स्ट्रक्चर। और इसी तरह से इसके अंदर आ रहा है जी, एक चीज आ रही है वो है ULLI। UL इसमें हम करते हैं जी लिस्ट नन, पैडिंग 0, मार्जिन, ठीक है जी। उसका वो जो लेफ्ट और राइट का जो एक स्टाइल आ रहा था डॉट्स का, वो ऑटोमेटिकली उसने रिमूव ऑन कर दिया, सेटल कर दिया। हमें विड्थ ज़्यादा चाहिए तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ विड्थ, मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, मैक्स विड्थ जो है ना मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ 80%, 90%, यानी कि 90% ऑफ द 900 विड्थ, 90% उसका स्पेस कंज्यूम करेगा वो, 90% ऑफ स्पेस। और दूसरी वैल्यू जो मैंने यूज की थी वो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। जो फर्स्ट लिस्ट है और जो लास्ट में जो लिस्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दरमियान एक जो वैल्यू स्पेस है, वो उस हिसाब से मेरी जिस तरह से मैं उसको बनाना चाह रहा था एज पर द डिज़ाइन, तो उसके हिसाब से उसने कुछ जगह भी स्पेस भी बना दी, स्ट्रक्चर भी, लेआउट भी अपडेट कर दिया। इंटरनल स्पेसिंग के लिए हम LI में जाके 1 बाय 1 स्पेसेस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसी तरह से गैप ऐड कर सकते हैं फॉर ईच LI आइटम। ठीक है जी, हर LI के दरमियान स्पेसेस आ गई, इसको उसने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और उसी के हिसाब से उसने 1 बाय 1 स्पेसेस भी ऐड कर दी, जो जिस तरह से मतलब मैं उसको बिल्ड करना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था कि स्पेसेस भी आए बिल्कुल इसी तरीके से। ये स्पेसेस, इन स्पेसेस की बात कर रहा हूँ, वर्टिकली स्पेसेस, ये पूरा एक LI की आइटम है, ठीक है, पूरी LI की मैंने एक जो मेरा ब्लॉक है वो बन गया है, जिसमें ये मेन्यू का नाम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, और उससे रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रही है। और मैं यहाँ पे देखूँ डिज़ाइन में, तो ये जो इमेजेस है ना वो टॉप से स्टार्ट नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ से जाके ना यहाँ पे उसने स्टार्ट किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम वैल्यू दे सकता हूँ, जहाँ पे मैंने टॉप से 0 रखा हुआ है ना, और द इमेज डिव, मैं इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ, 0 से 5 आ रही है पे, लेट्स सपोज मैं लेके जाता हूँ, तो वो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर आउट कर दिया उसने, लेफ्ट साइड और राइट साइड
एक ही क्लासेस हैं, लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो एक पेरेंट क्लास से आपकी दोनों चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, एक ही क्लास से आपकी दोनों चीज़ें मेंटेन करता चला जा रहा है। हम कुछ और स्पेस ऐड कर लेते हैं, स्पेसेस उसमें ज़रूरत ज़्यादा दी हुई है डिज़ाइन में, तो मैंने 2 कर दिया फॉर द लिस्ट। ठीक है जी, इंक्रीज हो गया, परफेक्ट हो गया, नाइस। And then on a similar pattern I need to use this separator as well, और कुछ बॉटम से भी स्पेस आ जाए। ये जी हमारा सेंट्रल मेन्यू डिव में मैं मार्जिन बॉटम भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे वाला जो डिव है ना ऑटो, ऑटो, और यहाँ पे ये ठीक हो गया जी, ये स्पेस ऐड कर दी। ये सेंट्रल मेन्यू डिव था हमारा, और ये मैंने स्पेस ऐड कर दी एज पर द डिज़ाइन। ये स्पेस आ गई, थोड़ी कम कर लेते हैं स्पेस। तो इस तरह से आप ये जो है ना स्ट्रक्चर, आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने वाइपर इंटीग्रेट करवाना था मुझे, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को इंटीग्रेट करवाऊंगा। बेसिक लेआउट मेरा रेडी हो गया है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मूव ऑन करेंगे, स्वाइपर के अंदर लेके जाएंगे। बेसिक चेंजेस किए हैं मैंने, और मैं इसको डिप्लॉय भी कर सकता हूँ वर्सल पे। जितना भी काम है मेरा, मैंने आपको जो पहले ही बताया था कि मेरे लिए अब ईजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया, कि मैं जस्ट खाली कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो मैंने याद कर लेनी है हर दफ़ा, क्योंकि मैंने इसको बार बार करना होता है। गिट स्टेटस करूँगा, जिसे मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ उसको वर्सल पे, जितना भी काम मैंने किया है, जो चेंजेस की थी गिट ने मुझे बता दिया, ये आपने चेंजेस किए हैं, गिट ऐड डॉट, और ये है जी गिट कमिट। ये बेसिक कमांड्स हैं जो आपने करनी होती हैं डेली बेसिस पे। इसमें क्या किया जी, मैंने एक सेक्शन रेडी किया, एंड देन जो भी नाम है उसका, ठीक है, मेन्यू, और मैंने एनिमेट डॉट स्टाइल ऐड किया मैंने। ठीक है, ये चीज़ें मैंने कुछ की हैं। जो भी काम आपने किया होगा, बेशक आप उर्दू में लिखना चाह रहे हो उर्दू में लिख लो, बस आपने अपने काम को ज़रा ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे मैनेज कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मैंने कर दिया जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन गिट स्टेटस, ये उसमें जब आपने सारा कमिट कर लेना है ना, गिट कमिट -am कर लेना, तो ये आपने गिट स्टेटस दोबारा करके देखना है, तो उसने आपको शो करेगा कि यार नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। ये आपने मेक श्योर कर लेना है, आपका काम सारा कमिट हो गया गिट पे, क्लाउड पे कमिट हो गया। अब आपने पुश करना है उसको, कमिटमेंट हो गई है, पुश करने लगे हैं, तो गिट पुश। और ये आपने, और इसका जो ब्रांच है ना वो भी बता रहा है आपको, मेन ब्रांच में गेट पुश ओरिजिन मेन एंटर। ये आपका कोड कंप्रेस हुआ और ये चला गया जी क्लाउड पे, गिट हब की रेपो पे। आपकी कौन सी वाली है जी हमारी गिट हब की रेपो? गिट हब के अकाउंट ओपन करते हैं जी हम, और ये जस्ट मैंने जो कोड पुश किया ना अभी जस्ट, और वो आ गया जी गेट अपडेटेड नाउ। ये कमिट में जाके जो मैंने अभी कमिट ऐड किया था, सेक्शन मेन्यू एनिमेट स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये हो गया, यहाँ पे मूव कर गया, क्योंकि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है गिट रेपो का सिंक है विद माय वर्सल अकाउंट। तो उसने मुझे बताया कि यार ये आपका डिप्लॉय भी हो गया ऑटोमेटिकली वर्सल अकाउंट पे। जैसे ही मैं गया तो डिप्लॉयमेंट के लिए उसने मुझे बताया कि यार दिस इज जस्ट नाउ अपडेटेड बाय मी, क्योंकि ये मेरा यूजर नेम है, अपडेट बाय लबीब जे, अपडेटेड बाय मी। गिट हब की रेपो का आपका अकाउंट डिप्लॉय हो गया है आपके वर्सल के ऊपर, एक्सेसिबल है। So, this is the section today I created. This what we make cards, and then other section is delicious, and then delicious menu का कार्ड, और जो भी चेंजेस की थी वो सारी लाइव। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे जी इसको। बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी, और होपफुली अब जो नेक्स्ट वीक होगा आप लोगों का बच्चे, आप लोगों का भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं, आशी आप लोग भी सब, जो आप लोगों के अकाउंट गिट हब के क्रिएट हो चुके होंगे आई एम होपिंग, और आप लोगों के वर्चुअल के अकाउंट क्रिएट हो चुके होंगे। तो उससे जितना भी कोड है आप लोगों का सब गिट रेपो पे आप लोग सिंक करोगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर
मैंने भी कोड आप लोगों को कोई हेल्प करनी है, चेक करना है, उसमें गाइड करना है आप लोगों को, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। गिट रेपो का लिंक आप लोग शेयर करोगे, मैं अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसका क्वेश्चन कर लेना है कि आप को जहाँ भी कोई स्टक हो रहे हो, समझ नहीं आ रही, बाकी एआई टूल्स का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आई एम एंडिंग दिस कॉल। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर हो